हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने ज्ञान भी दिया मुझे, ठीक है, और आपके ज्ञान को मैं सर आँखों पे रखता हूँ और क्लास को बस मैं सीधे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपके ज्ञान के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो बच्चे ज्ञान देने में माहिर हैं, ज्ञान दे रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा और क्षमा प्रार्थी हूं, और क्या कर सकता हूं। जैसे आप लोगों ने कहा कि समय पे क्लास नहीं होना वगैरह वगैरह, तो कुछ नहीं भाई, आप बोल सकते हो, ठीक है। परंतु मैं एक बात बोलूँगा, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि समय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ समय बहुत ज़रूरी है। आप एक मिनट भी मिस मत करो, ठीक है। और मैं आप चाहता हूँ ऐसे कि अगर मैं उस उम्मीद पे खरा ना उतर पा रहा हूँ तो आप यार कुछ ऐसा देख लो जो समय पे कर रहा हो, ठीक है। तो वो क्या होगा ना, वो बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ बेहतर होगी। चलिए, नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। आवाज़ नहीं आ रही क्या अभी? आवाज़ आ रही है दोस्तों? आवाज़ कैसे नहीं आ रही यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। आवाज़ आ रही है दोस्तों? आवाज़ आ तो रही है यार, तुम भी बकवास बहुत करते हो, ठीक है। एकदम शिटूपिट बना देते हो मेरे को कति, एकदम, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। सो दोस्तों, दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल दी चैनल्स अगर आप चाहो तो, मन करे तो। हाँ, टाइम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे क्लास करनी है तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। बाकी आप मेरे साथ अनअकैडमी क्विज पर, अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बस मेरे साथ सुमित कुमार के नाम से मुझे जाके फॉलो करना है। एक बार जब आप फॉलो कर लोगे, उसके बाद में कभी भी आपको जो क्विज़ की नोटिफिकेशन होगी या स्पेशल क्लास या हमारे प्लस कोर्स होंगे, इनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अच्छा, ध्यान रखना है आपको दोस्तों, मेरा कोड है सुमित10। सुमित10 आपको यूज़ करना है जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करते हो तब। आज पहला टॉपिक जो है दैट इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। इस एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया किस प्रकार से जो जीवाश्म ईंधन को हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? देखो, ऐसे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कार्बोनिक, ऐसे पदार्थ जो पहले जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स था, हाइड्रोजन कार्बन थे, और वो धरती के नीचे दब गए थे। जो ऑर्गेनिक चीज़ें थी, ठीक है, वो धरती के नीचे दब गई थी। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, जब आपका समय बीतता गया तो दबाव और तापमान की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गई, जीवों के अंश में, यानी कि जीवाश्म में कन्वर्ट हो गई। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कच्चा तेल, ये सब क्या है दोस्तों? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ जीवाश्म। इनको हम जीवाश्म या जीवों का अंश, या हम आपका ये फॉसिल फ्यूल जो है वो कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो जीवाश्म ईंधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो कैसे हमारा जो पेरिस क्लाइमेट गोल है, उसके जो सेट टारगेट है वो कैसे ब्रीच हो रहे हैं उससे। सरकार की जो पॉलिसी है किस प्रकार से आपका फॉसिल फ्यूल के यूज़ को बढ़ावा दे रही है, और इस तरीके से अगर हम करते गए तो हमारा जो क्लाइमेट टारगेट है, जो हमने पेरिस क्लाइमेट डील में सेट किया था, कहीं ना कहीं वो हम ब्रीच करने वाले हैं। तो क्या भारत की परफॉर्मेंस है, हमें इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ है, कितने लोग जो है इससे बीमार हुए हैं, कितने लोगों का जो बीमारी की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम तो कर नहीं पाएंगे, नौकरी तो कर नहीं पाएंगे, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनका जो हमारा मैन पावर है, लेबर है, वो कम हुआ है। ये सारी बातें जो है दोस्तों हम इसके अंदर में, टॉपिक के अंदर में करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द क्लास, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो वैसे ये टॉपिक है हमारा द हिंदू के अंदर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल किल्ड ओवर 3 लाख इंडियंस इन 2020। 2020 के अंदर एक नई रिपोर्ट के अनुसार आप मान के चलो 2020 में 3 लाख भारतीय लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। किससे दोस्तों? बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से। इसे बताया किस प्रकार से आज भी घरों के अंदर में, गांव के अंदर, शहरों के अंदर हम बायोमास का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और उस बायोमास की वजह से दोस्तों जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है वो प्रभावित होता है, वो ज़्यादा होता है। ऐसी सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये जब मैं बात करता हूं तो ऐसे टॉपिक्स आपको कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं? जनरली कई बच्चे कहते हैं सर हमें लिखने के लिए मटेरियल नहीं मिलता,
जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता क्या लिखना होता है, कहाँ से लिखें। देखो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में ना, या फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन के ऊपर ऐसे ही समय समय पर रिपोर्ट आती रहती है। जैसे ये जीवाश्म ईंधन के ऊपर रिपोर्ट है, ये आई है अभी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, है ना, कि भारत पे प्रभाव क्या है। देखो लिखा हुआ है एस्टिमेटेड 3,30,000 पर्सन डाइड इन इंडिया ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, कि इतने लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या हुए हैं, इसकी वजह से जिनकी डेथ हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं समय समय पर दोस्तों ये आपको देखने को मिलती है, और यही इसी प्रकार से आप क्या बनाते हो दोस्तों, इनका कंटेंट जो है वो आप बनाते हो, और यही कंटेंट जो है वो आपको क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है आगे आंसर लिखने के अंदर। तो जीएस पेपर 3 का भाग हो गया कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, आपका कंजर्वेशन से संबंधित है। कह रहा है कि एस्टिमेटेड ओवर 3,30,000 लोग जो हैं दे डाइड इन इंडिया ड्यू टू द एक्सपोजर टू द पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है दोस्तों, पीएम, ठीक है। लगभग आपके 3,30,000 लोग जो हैं वो पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम के एक्सपोजर से उनकी डेथ हुई है दोस्तों। पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, ठीक है, तो उससे कुछ ऐसे पार्टिकल रिलीज होते हैं जिनका डायमीटर होता है, इसमें हम PM 2.5 लेते हैं और PM 10 पार्टिकल हम 2 लेते हैं। 2.5 जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं, जितना पार्टिकल पतला होगा उतना ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा, और जब हम सांस लेंगे तो हमारे लंग सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेशनल ट्रैक को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो कह रहा है कि लगभग जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं, 3,30,000 लोग जो है अकेले वायु प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर की वजह से इनकी डेथ हुई है भारत के अंदर 2020 में। ये किसने बोला है सर, 2022 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है लांसेट के अंदर में, ठीक है, द काउंटडाउन ऑन द हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट का नाम है काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप क्या करोगे दोस्तों, आप इसको लिख लोगे, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, इसमें से 5 या 6 पॉइंट बना के आप एक अपनी कॉपी रखोगे तो आपको पता है 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो जब भी क्लाइमेट चेंज के प्रभाव लिखने होंगे, एयर पोल्यूशन के प्रभाव लिखने होंगे, पार्टिकुलेट मैटर के प्रभाव लिखने होंगे, फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने से क्या नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जब ये चीजें लिखनी होंगी ना, तो ये आपके पास में एक आप तैयार फॉर्मेट में होगा, ठीक है, आप तुरंत इसको क्या करोगे, लिख दोगे। तो कह रहा 3,30,000 लोग जो हैं वो डाई हुए हैं इंडिया के अंदर में ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा कि की फाइंडिंग्स क्या है, गवर्नमेंट और जो कंपनी है, सरकार ने भी दावा किया है। देखो हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने अभी कॉप की बैठक के अंदर जाके ग्लासगो में कहा था कि हम 2070 तक नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम 2070 तक अपना कार्बन जो है, जितना हम कार्बन एमिट करेंगे उतना ही कार्बन हम क्या कर लेंगे, हमारे डिफरेंट मेथड होंगे, हम उनसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हमारा नेट कार्बन जो एमिशन है एटमॉस्फेयर में वो जीरो होगा। लेकिन देखो जो पॉलिसी होनी चाहिए, 2015 के अंदर हमारी भारत सरकार ने, ठीक है, भाग लिया था COP21 के अंदर, वहां पे डिसाइड हुआ था जिसको हम बोलते हैं पेरिस क्लाइमेट गोल। तो पेरिस क्लाइमेट गोल के अंदर में निर्धारित हुआ था कि हमें टेम्परेचर चेंज को 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रोकना है। जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, और आज की हम जब बात करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज जो है वो लगातार तेजी के साथ में, क्लाइमेट चेंज जो है वो लगातार हो रहा है, हमें इसको क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है और प्रयास करना है कि 1.5 से लेकर 2 डिग्री के बीच में रोक दें हम। इसको बोलते हैं हम दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं हम क्लाइमेट गोल। ये हमारा पूरी दुनिया का क्लाइमेट गोल है, और इसके लिए सभी देशों ने अपने अपने इंटेंडेड नेशनल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो है वो बताए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अब भारत के लिए कह रहा है कि भारत में चाहे कंपनियां हो, प्राइवेट कंपनियां हो या सरकार हो, दोनों जिस प्रकार के कदम उठा रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम अपने क्लाइमेट गोल को अचीव कर पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हम निरंतर फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। The government and the companies continue to follow strategic and increasingly threatened strategies that increasingly threaten the health and survival of the peoples and the future generation। सरकार और कंपनियां उन रणनीतियों का पालन कर रही है जो लोगों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों, खतरा बने हुए हैं। 45% जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं भारत के अंदर में, दे आर क्लासिफाइड एज मॉडरेटली ग्रीन और अबव, ठीक है, ये अर्बन सेंटर की बात है। भारत में 45% शहरी केंद्रों को मध्यम हरे या उनके ऊपर के वर्गीकृत किया गया है। इकोनॉमिक लॉस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है ना, इंडियंस दे लॉस्ट 16,720 करोड़ पोटेंशियल लेबर आवर्स। देखो अब आप, सीधी सी बात है, पार्टिकुलेट मैटर से आपका सामना होता है, आप बीमार होते हो, बीमार होके आपके लंग्स में इंफेक्शन या 10 तरीके की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अपने बता देता हूं, दिवाली के जस्ट बाद से मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे को थोड़ा हवा से ना, मेरे को डस्ट एलर्जी है। तो जैसे ही हवा गंदी होती है दोस्तों, तुरंत मेरे को एलर्जी के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, तुरंत मेरे को खांसी जुकाम बुखार तुरंत बन जाता है, ठीक है, जो अभी मेरे को बना भी था, ठीक है।
तो ऐसे में क्या होता है, मैं काम नहीं कर पाया, देखो 2-3 दिन में क्लास नहीं ले पाऊंगा, ऐसे में तुम्हारी गालियां खाऊंगा वो अलग, ठीक है, 50 तुम गालियां दे दोगे, ये वो फलान ढिमका ना चलता है। मतलब ये लॉस क्या है दोस्तों, लेबर का। मैं भी तो काम करता हूं, ठीक है, ये मेरे लिए क्या काम है। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों, देखो कितने सारे लेबर आवर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर हम काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम इनकम भी नहीं जनरेट कर पाएंगे, और इनकम नहीं जनरेट होगी तो क्या होगा दोस्तों, हमारी नेशनल जीडीपी को क्या होगा, नुकसान होता है। मेरे अकेले से तो क्या होगा, बट मेरे जैसे बहुत सारे हैं ना, तो उससे कितना कलेक्टिव नुकसान हुआ वो यहां पे बताया। कह रहा है कि इंडिया के अंदर में लगभग 16,720 करोड़ पोटेंशियल लेबर आवर्स, मतलब अगर हवा का प्रदूषण ना हो, पार्टिकुलेट मैटर से वो लोग प्रभावित ना हो, तो भारत के अंदर में 16,720 करोड़ घंटे जो हैं एक्स्ट्रा काम होता, ठीक है, ये बात यहां पे बोली जा रही है। और इससे लगभग हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, नेशनल जीडीपी है, उसको 5.4% के प्रति क्या हुआ है दोस्तों, नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ है। द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ सीजन फॉर द मेज हैज बीन डिक्रीज बाय 2%। जो हम मक्का उगाते थे, मक्का उगाने के लिए जो हमारा ड्यूरेशन था, जो टाइम पीरियड था पहले जो था, आज जो है उसमें क्या हो गया है दोस्तों, 2% का डिक्रीज हो गया है। मतलब आज जो मक्का उगाने का टाइम पीरियड है उसमें 2% का डिक्रीज हो गया है। इसके बाद कह रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं 1981 2010 बेस लाइन को लेके। राइस के लिए और विंटर व्हीट है जो है, दे हैव डिक्रीज्ड बाय 1%। हम जो राइस उगाते हैं उसके लिए भी 1%, जो उसका ग्रोथ सीजन है वो 1% कम हो गया है। हमारा जो विंटर सीजन है वो भी 1% कम हो गया है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा दोस्तों, हमारी जो क्रॉप की यील्ड्स हैं वो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। एक फसल को उगने के लिए, ग्रोथ के लिए पूरा टाइम मिला, एक को टाइम कम मिल रहा है, तो जो कम टाइम में होगी ऑब्वियस सी बात है उसका प्रोडक्शन जो है, टोटल आउटपुट जो है वो उतना नहीं होगा। तो ये आपको देखो लिखना है, मैंने बताया था जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको पता होगा, आप लिखोगे पार्टिकुलेट मैटर से 3.30 लाख लोग जो है वो मरे हैं 2022 के अंदर, लांसेट की रिपोर्ट का कहना है। इस रिपोर्ट का कहना है सरकार और जो कंपनियां हैं उनकी नीति ऐसी है कि भविष्य में आगे हमें पोटेंशियल खतरा है, ठीक है, हमारी देश जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो नकारात्मक दृष्टि की ओर बढ़ रही है। आप बताओगे दोस्तों कि किस प्रकार से भारत के अंदर में 16,720 करोड़ लेबर आवर्स का जो है लॉस हुआ है, जो लॉस लगभग हमारी जीडीपी के 5.4% के बराबर है। हमारे जो विंटर सीजन है, हमारा जो राइस का सीजन है, हमारा जो व्हीट का सीजन है, हमारा जो मेज का सीजन है, वो डिक्रीज हो गया बाय 1% और 2%, है ना। इसके अलावा इन 2019 इंडिया हैड अ नेट नेगेटिव कार्बन प्राइस। नेट नेगेटिव कार्बन प्राइस का मतलब क्या है, मतलब ये है कि सरकार जो है ऐसी चीजें जो कार्बन एमिट करती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, तो मतलब जिससे कार्बन एमिट होती है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, ग्रीन हाउस गैस निकलती है, सरकार उसको सब्सिडी दे रही है। जब कार्बन का नेट प्राइस नेगेटिव हो, दैट मींस सरकार सब्सिडाइज कर रही है कार्बन को, और अगर ये पॉजिटिव हो दैट मींस सरकार जो है वो फाइन लगा रही है, पेनल्टी लगा रही है डर्टी फ्यूल को। तो सर इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर, अगर भारत के अंदर 2019 में बात करें तो जो कार्बन का नेट प्राइस था वो नेगेटिव में था, दैट मींस सरकार इसको सब्सिडी कर रही थी। इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट वाज इफेक्टिवली सब्सिडाइजिंग द फॉसिल फ्यूल। 2019 में भारत में शुद्ध नकारात्मक कार्बन मूल्य था, जो ये दर्शाता है कि सरकार जो है प्रभावी रूप से जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी दे रही है। कितनी सब्सिडी पे खर्चा किया सरकार ने 2019 में, तो सरकार ने 2019 में, अकेले 2019 में 34 बिलियन यूएस डॉलर, मैं आपको बता रहा हूं 2,80,000 करोड़ रुपए, ये लांसेट की रिपोर्ट ने कहा कि सरकार ने सिर्फ खर्चा किया है जो कार्बन वाले जो फॉसिल फ्यूल है इनको सब्सिडाइज करने के अंदर में। इट इज इक्वलेंट टू 37.5% ऑफ द कंट्रीज नेशनल हेल्थ स्पेंडिंग दैट ईयर। हमने जो देश की हेल्थ पे खर्चा किया था तो ये उसका कितना है दोस्तों, 37.5% भाग है। जितनी हमारी हेल्थ स्पेंडिंग हुई थी ना, तो उसका 37.5% जो है सरकार केवल और केवल खर्चा किस पे कर रही है, सरकार जो फॉसिल फ्यूल है इनके प्राइस को सब्सिडाइज करने में कर रही है। और इसीलिए 2019 के अंदर में जो नेट कार्बन प्राइस था भारत में वो नेगेटिव था। तो ये आप बता सकते हो जब आप आंसर लिखोगे, ठीक है। प्री में ऐसा कुछ नहीं आपसे पूछेगा कि आप मुझे प्री का बताओ ना, प्री में ऐसा कुछ नहीं आएगा। बट यहां से आपको सवाल किसके मिलेंगे दोस्तों, यहां पर आपको मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट मिलेगा। बायोमास जो है, जो हम घरों में यूज करते हैं दोस्तों, बायो ईंधन, बायोमास जो है इट अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ हाउस होल्ड एनर्जी इन 2019। मतलब लकड़ियां जो हमने जलाई है, ठीक है, 2019 के अंदर कह रहा है कि 2019 के अंदर में बायोमास जो था 61% बायोमास था जो घरों में हमने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर में फॉसिल फ्यूल बाकी अगर देखें तो 20% फॉसिल फ्यूल था
61% बायोमास था। तो 60 और 20 81% ये था। बाकी अगर हम बात करें 19% जो है अदर फ्यूल्स जो थे वो थे। विद दिस हाई रिलायंस ऑन दीज फ्यूल्स एवरेज हाउसहोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एक्सीडेड द WHO रिकमेंडेशन। अब इतना ज्यादा हम बायोमास इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। और जो WHO ने जो रिकमेंड किया है कि इतना पार्टिकुलेट मैटर होना चाहिए दोस्तों, हमारा जो लेवल है उससे बहुत ऊपर है। हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टिकुलेट मैटर का लेवल है, जितना WHO ने बोल रखा है, हमारा नेशनल देश के स्तर पे 27 गुना ज्यादा है, 37 टाइम ज्यादा है। और अगर हम रूरल इंडिया में देखें, ग्रामीण भारत के अंदर देखें, तो जो पार्टिकुलेट मैटर का लेवल है वो 35 गुना ज्यादा है, जो WHO ने हमें बताया उससे 35 टाइम्स लार्जर देन द WHO रिकमेंडेशन। What are fossil fuels? सर ये जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं? कह रहा था सब्सटेंस विच एक्ट एज एनर्जी सोर्सेज दे आर नोन एज द फ्यूल। भाई वो पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उनको हम तेल फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। यहां पर आप देख सकते हो जीवाश्म, तो संधि विच्छेद अगर आप करते हो तो जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, तो जीवाश्म मतलब जीवों का अंश, ऐसा आपका ईंधन जो जीवों के अंश से बना हो। कह रहा कि द बरीड ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी कन्वर्टेड टू द क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और एनी अदर हेवी ऑयल्स बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड हीट टू द अर्थ क्रस्ट ओवर द 100 ऑफ द ईयर्स आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल। भाई हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक मैटर थे, हमारे पास कुछ कार्बनिक पदार्थ थे, ये पुराने टाइम पे धरती के नीचे दब गए। ज्यादा तापमान, एक्स्ट्रा टेम्परेचर और एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से दे कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल। ये जीवाश्म ईंधन के अंदर में क्या हो गए, बदल गए। अब इनके अंदर में जो कार्बन उपस्थित था वो तो कार्बन CO2 की मात्रा में फॉर्म में निकलता है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसकी ऊर्जा, एनर्जी तो हम रिटेन कर लेते हैं, लेकिन जो कार्बन उसमें स्टोर्ड है वो CO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर में रिलीज हो जाती है। टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल कौन से हैं अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और इवन आपकी जो प्राकृतिक गैस होती है, नेचुरल गैस हम यूज करते हैं घरों के अंदर, चाहे रसोई में यूज करते हो, चाहे आप क्या करते हो दोस्तों, जो गैस के अंदर हम गाड़ी में डलवा के जो गैस चलाते हैं वो भी क्या है, जो है एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। तो ये सब क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के प्रकार है। अब हम बात करते हैं दोस्तों करंट लेवल ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। कितना फॉसिल फ्यूल वर्तमान में निकाला जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, कितना हम फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन निकाल रहे हैं। और आपको पता है जीवाश्म ईंधन के निकालने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, क्योंकि इसकी ऊर्जा को तो हम इस्तेमाल करते हैं, और जो इसमें कार्बन स्टोर्ड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, वो आपका जो है क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्लाइमेट चेंज को असर्ट करने के लिए, रोकने के लिए हमने टारगेट सेट किए थे किसमें दोस्तों, पेरिस क्लाइमेट डील में। तो जो हम एक्सट्रैक्शन आज कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो हमारे टारगेट्स हैं तो कहां तक मेल खाते हैं, क्या हम उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वही बात हम यहां देख रहे हैं। कह रहे करंटली बोथ प्लान्ड एंड ऑपरेशनल फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शंस प्रोजेक्ट्स आर नॉट कंड्यूसिव टू मीटिंग द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स। कह रहा वर्तमान के अंदर में जो हमारा नियोजित है, जितना हमने सोचा है और जितना हम निकाल रहे हैं, जितना हम निष्कर्षण कर रहे हैं, वो दोनों ही पेरिस समझौते के अनुकूल नहीं है। मतलब पेरिस समझौते के अंदर जो हमने कमिटमेंट की थी, हम उससे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में फॉसिल फ्यूल जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। हम जो हमने टारगेट सेट किए थे ना, हम कहीं उससे ज्यादा मात्रा के अंदर में हम फॉसिल फ्यूल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो वहां पे हमने कहा था, हमने टारगेट रखा था, जो हमारा 2015 के अंदर हमने पेरिस क्लाइमेट डील साइन की थी ना, तो हमने कहा था कि ठीक है, अगर आज का हिसाब हम लगाते हैं तो अंदाजा था कि 2020 तक पूरी दुनिया जो है वो अपने फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन के पीक पे आ जाएगी। पीक मतलब भाई उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी भी आज 2022 है और कई देश जो है वो अपनी पीक से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो और ज्यादा फॉसिल फ्यूल निकाल लेंगे तो हमारा टारगेट कभी पूरा नहीं हो सकता। प्रोडक्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल ग्लोबली नीडेड टू हैव पीक्ड इन 2020 एंड ऑन अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ 3% एवरी ईयर अंटिल 2050। तो टारगेट ये था, अनुमान ये था कि 2020 तक बढ़ना है, जो बढ़ेगा उसके बाद हर साल 3% की दर से क्या होगा, घटेगा। अब 2022 चल रहा है, 23 आने वाला है, बट स्टिल ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है या जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो एक्सट्रैक्शन जो है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ रीजन्स इन द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी रीच देयर पीक्स फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन। दुनिया के कई क्षेत्र हैं जो पहले से ही जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में अपनी चरम पर पहुंच चुके हैं। अगर यहां से इंक्रीज हुआ, एनी इंक्रीज हियर आफ्टर विल हैव टू बी ऑफसेट बाय अ डिक्लाइन एल्सवेयर टू स्टिक द टाइट कार्बन बजट। अगर यहां पर जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं पीक,
अगर अब इनमें इंक्रीज होता है तो यहाँ का इंक्रीज हमें कहीं और डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें पेरिस क्लाइमेट डील की टारगेट को अगर मेट करना है, अगर हमें अचीव करना है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, ये हमें करना ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर इफेक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल ऑन द एनवायरमेंट, पर्यावरण पर जीवाश्म ईंधन को जलाने के क्या प्रभाव है। पहला है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स इनटू द एनवायरमेंट। आप जो जीवाश्म ईंधन को जला रहे हो ना, इससे पर्यावरण के अंदर में बहुत सारे हानिकारक जो आपकी गैस हैं, ठीक है, या हानिकारक पदार्थ जो है, पार्टिकुलेट मैटर जो है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं। जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइक कार्बन फ्यूल, दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जैसे कई बार क्या होता है, कोई चीज आधी जलती है, फुल नहीं जल पाती, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है एटमॉस्फेयर में, साथ ही साथ में अनबर्न्ड ब्लैक कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को एग्रेवेट करता है। और अनबर्न्ड जो ये जो ब्लैक कार्बन होता है, ये जो हमारी बर्फ है उसकी एल्बिडो को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और इसका रिजल्ट क्या है, ग्लेशियर आपके बहुत जल्दी मेल्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, इफ दीज फ्यूल्स आर इनकम्प्लीटली बर्न्ड, अगर ये तेल जो है जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, अगर आप इनको पूरी तरीके से नहीं जलाओगे, दे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यदि आप इन ईंधनों को अपूर्ण रूप से जलाओगे तो वो वातावरण के अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कंबर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। कह रहा कि जीवाश्म ईंधन के दहन से वातावरण में बड़ी मात्रा के अंदर में आप मान के चलो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है इट रिलीजेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल्स एंड डीजल। आप जब कोल और डीजल जो आपका कोल जलाते हो या डीजल जलाते हो ना गाड़ियों में, तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारी निकलती है। अब देखो दोस्तों, इतनी सारी बीमारियां होने के बजाय, इतनी सारे जो है नकारात्मक प्रभाव होने के बाद भी हम कार्बन इसमें फॉसिल फ्यूल को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, तो कुछ तो विशेषता होगी ना, कुछ तो एडवांटेज होगा, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से हम जलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फॉसिल फ्यूल जो है ना, दे कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ सिंगल लोकेशन। आप एक छोटी जगह पे लगाओ, आप छोटी जगह पे आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर में बिजली उत्पादन कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। जीवाश्म ईंधन एक ही स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, पहली एडवांटेज। दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली एंड आर द कॉस्ट। अब भारत के अंदर में तो कोयले के बहुत बड़े भंडार है ना भाई, इंडिया के अंदर में कोयले के क्या है दोस्तों, इंडिया के अंदर में दुनिया के जो लार्जेस्ट रिजर्व है भारत उसमें से आता है। तो बताओ इतनी अबंडेंस में है तो फिर हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें, ये भी तो एक बात आती है। तो कह रहा दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली एंड आर कॉस्ट इफेक्टिव, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं जीवाश्म ईंधन, और इनकी लागत भी जो है वो लागत प्रभावी भी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल गैस कैन बी डन इजीली थ्रू द पाइपलाइंस। हमने अब इतने टाइम के अंदर में ना इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेके जाना है, वो हमने सीख लिया है, तो अब हमारे लिए वो आसान हो गया। डिस्पाइट बीइंग अ फाइनाइट रिसोर्स इट इज अवेलेबल इन द प्लेंटी। देखो वैसे तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब एक टाइम तक रहेंगे उसके बाद में खत्म हो जाएंगे। तो कह रहा कि वैसे फाइनाइट है बट स्टिल उसके बाद भी ना इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो प्रचुर मात्रा में होने की वजह से आप इनको खूब इस्तेमाल करो। अभी रिलेटेड सर्च की बात करते हैं, तो पहला जो टॉपिक हमें देखना है यहाँ से वो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। देखो सीएनजी क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और नेट कार्बन जीरो क्या है, और क्या हमारे टारगेट हमने सेट किए हुए हैं। दीज आर द टॉपिक्स जो इसके साथ में आप पढ़ने का प्रयास करना कि ग्लोबल वार्मिंग पहले तो होती क्या है, सीएनजी जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, सीएनजी और एलपीजी के अंदर में क्या अंतर होता है, ठीक है, दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, कौन सी गैस होती है, ठीक है, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, नेट जीरो क्या है, और भारत और बाकी दुनिया के जो बड़े कार्बन प्रोड्यूसिंग या ग्रीन हाउस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके क्या टारगेट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है गाइस। एक बार मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी बच्चों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार शेयर कर दो, अगर आपकी इच्छा हो, मन करे एक बार, तो मैं चाहूँगा एक बार सारे बच्चे जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु जिन्होंने नहीं किया है उन महानुभाव से मैं एक बार फिर से पुनः हाथ जोड़ के दंडवत मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो बच्चे नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अभी आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी भाई, नहीं आज नहीं होगी ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमें देखना है प्रीलिम स्पेसिफिक प्री के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इनके टाइप एंड इनके यूज क्या हैं, क्या इनके टाइप हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स ऑन द एनवायरनमेंट, हम जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं ना, उनका एटमॉस्फेयर के ऊपर, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है।
करंट लेवल ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, वर्तमान के अंदर में हम कितना फॉसिल फ्यूल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और क्या हमारे टारगेट है। एडवांटेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल क्या है हमारे पास, जो हम फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन निकाल रहे हैं उनके एडवांटेज क्या हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है, इनके प्रकार और इनके उपयोग, पर्यावरण पर जीवाश्म ईंधन जलाने के प्रभाव क्या पड़ते हैं, जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण का वर्तमान का स्तर, क्या ये पेरिस क्लाइमेट डील जो हमारे क्लाइमेट जो गोल हैं क्या उसके कंपैटिबल है या नहीं है, जीवाश्म ईंधन से होने वाले लाभ, ये आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू द चाइनाज ग्रोइंग। ठीक है, भारत का एक्सपोर्ट कह रहा है कि चाइना को ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है। देखो पहले अगर मैं बात करूं 2006 2005-6 के बाद में एक ट्रेंड था कि लगातार हम चाइना से इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे थे। दुनिया का ना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना हमारा। देखो चाइना का इतना ट्रेड होता है, ठीक है, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, चाइना अमेरिका के साथ इतना ट्रेड कर लेता है, अगर हम यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, आसियान इनके साथ ट्रेड देखें तो शायद भारत का पूरा ट्रेड नहीं होता इतना, ये एक ब्लॉक के साथ इतना ट्रेड करते हैं। यूएस के साथ $750 बिलियन का ट्रेड होता है, किसका, चाइना का। और वो तो सोच लो चाइना और उसके बीच में यूएसए के बीच में दिक्कत है, तब की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। यूरोपियन यूनियन के साथ में चाइना का लगभग $850 बिलियन का ट्रेड है, और हम बात करते हैं चाइना को पीछे कर देंगे, हम चाइना से हम आगे निकलेंगे, ऐसा ऐसा। भाई चाइना भी बहुत आगे है, ठीक है। और जो ये न्यूज़ है ना, ये भी अखबार में बढ़ा चढ़ा के लिखने वाली है बहुत ऐसी। मैं अभी दिखाऊंगा डेटा, आपको लगेगा ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। और भारत का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, जो ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ गया, ठीक है, जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये एक्सपोर्ट भी सिर्फ किस में बढ़ा है पता है, कच्चे माल में, रॉ मटेरियल में। आज भी जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो हम चाइना से मंगवा रहे हैं, और वो तो सरकार ने बैन लगा दिया है। हमने चाइनीज़ ऐप बैन कर दी, चाइनीज़ को 5G ट्रायल के अंदर में नहीं लेके आ रहे। हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है IT और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमने चाइना को जो है रिस्ट्रेंट किया हुआ है। हमने बहुत सारी ऐसी प्रतिबंध लगाए हुए हैं चाइना के ऊपर, जिसकी वजह से भारत का जो इंपोर्ट है वो उस दर से नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, चाइना के अंदर स्लो डाउन चल रहा है, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी भी है। लेकिन हाँ, भारत का थोड़ा कच्चा माल ज़्यादा उन्होंने खरीद लिया, तो हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अरे इंडिया का अगर एक्सपोर्ट बढ़ा भी है तो कच्चे माल का बढ़ा है, और कच्चे माल का एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है, चाइना की इकॉनमी फिर से ग्रो कर रही है, स्लो डाउन से बाहर आ रही है। आज जो हम ढिंडोरा पीटते हैं ना कि भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला देश है, हम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं वो देख लो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। चाइना के अंदर में जब रिसेशन होता है ना, चाइना के अंदर में जब स्लो डाउन आता है तो पूरी दुनिया की बैंड बजी हुई है। आज दुनिया के अंदर में जो जिस प्रकार की हालत है, उसके लिए 2 या 3 ही फैक्टर तो जिम्मेदार है। पहला फैक्टर क्या है दोस्तों जिम्मेदार, पहला जिसकी वजह सब हो रहे हैं वो रशिया यूक्रेन का वॉर, और दूसरा जो है वो चाइना के अंदर स्लो डाउन, बड़ा कारण। तीसरा कारण जो है वो यूएस फेड रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक। 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में टर्मोइल वाली सिचुएशन है। अगर आप समझोगे इकोनॉमिक्स तो ठीक है, दीज आर द 3 बिग फैक्टर्स जिनकी वजह से आज ये हालत है। अदरवाइज अगर हम देखें, ठीक है, तो मतलब इंडिया, चलो ठीक है, इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट, बट बहुत ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन हमने, मैं कोई क्रिटिकल नहीं हो रहा, ठीक है, बट ठीक है, अच्छी बात है हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है। बट एक्सपोर्ट बढ़ा हम यार तब अच्छा माने जब हमारे फिनिश प्रोडक्ट जा रहे हो, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर हमने कुछ अच्छा किया हो। बट हाँ, इन सब के बावजूद मैं एक अच्छी बात बताना चाहूँगा दोस्तों, भारत ने जो सेल्फ रिलायंट होने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम लेके आए हैं, है ना, तो वो बेहतरीन बात है। हमारा जो 4G 5G का ट्रायल जो है वो हम डोमेस्टिक कंपनियों से करा रहे हैं। भारत के अंदर हम R&D पे पैसा लगा रहे हैं दोस्तों। भारत जो है दुनिया भर के अंदर में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था जो चाइना के कोविड की वजह से ना, तो कई ऐसे देश हैं जिन्होंने चाइना से दूरी बनानी चाहिए, तो हम अपनी वो जो है वहाँ पे जो पकड़ है वो बना रहे हैं। हमने भी अपनी जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया है, ठीक है, और उसी के तहत में ये रिजल्ट जो है हमें देखने को मिला है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडियाज एक्सपोर्ट टू द चाइनाज ग्रोइंग, कि भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना को, चीन को, वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइनाज ग्रोइंग फास्टर देन द इनबाउंड शिपिंग, कह रहा है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो लगातार बढ़ रहा है, फास्टर
हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। हमारा जो इनबाउंड शिपिंग है, मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उस दर से नहीं बढ़ रहा जिस दर से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। चलिए द हिंदू के अंदर आर्टिकल है, बात कर लेते हैं। विकास दूत जो है वो क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। कह रहा है कि इंडिया की जो ट्रेड इक्वेशन है चाइना के साथ में वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। और इंप्रूव हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो आउटबाउंड शिपमेंट है, यानी कि हमारा जो निर्यात है, ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, वो बढ़ रहा है। क्या ट्रेड है हमारा चाइना के साथ? तो मैंने बताया दोस्तों, चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दुनिया के अंदर में अगर इंडिया के आप गिनोगे ना सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, चाइना का ऊपर नाम आता है। द ट्रेड फ्लोज बिटवीन द टू कंट्रीज हैज ग्रोन 59% फ्रॉम अबाउट 72 बिलियन इन 2014-15 टू 115.4 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अगर मैं 2014-15 का ट्रेड की बात करूं तो 2014-15 में भारत और चाइना के बीच में ट्रेड कितना होता था? सिर्फ $72 बिलियन का ट्रेड होता था। परंतु आज 2022 में हम खड़े हैं और जो ट्रेड है वो कितना है? 115.4 बिलियन डॉलर। 59% जो है दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है उसमें उन्नति हुई है। सिंस इंडिया चाइना ट्रेड स्टार्टेड पिकिंग अप, द ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट टू द चाइना हैज बीन मच हायर देन द इंपोर्ट। कह रहा है कि जब भारत और चीन के व्यापार ने गति पकड़नी शुरू की है ना, तो ऐसे समय पे जो चीन को हम निर्यात कर रहे हैं उस निर्यात में वृद्धि हुई है, जबकि आयात की जो वृद्धि है वो उतनी अधिक नहीं है। हम जो आयात कर रहे हैं उसकी वृद्धि उतनी नहीं है, लेकिन जो हमने निर्यात किया है, जैसे ही दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन बहाल हुए हैं, हमारा निर्यात जो है वो ज्यादा हो रहा है। फ्रॉम 11.9 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट इन 2019, सोचो हम 2015 के अंदर केवल चाइना को 11 बिलियन डॉलर का माल बेच पाते थे, वो भी कच्चा। और खरीद कितने रहे थे मैंने बताया था, ठीक है, बाकी का देख लो, ठीक है, 11 है, मतलब ऑलमोस्ट हम 68 बिलियन डॉलर का हम जो है खरीद रहे थे। ट्रेड डेफिसिट था 68 बिलियन डॉलर, 50 से 55 बिलियन डॉलर का। 2014-15 की बात बता रहा हूं मैं। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा था, मतलब 50 से 55 बिलियन डॉलर हमें चाइना को देने पड़ रहे थे, है ना, जो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं थी। कह रहा है कि फ्रॉम 11.9 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2015, इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना हैज राइजन टू 78.1%। कितना बढ़ा है? आज हमारा 11.9 बिलियन डॉलर से बढ़ के बजाओ ताली, ठीक है, ठोको ताली, 21.25 बिलियन डॉलर हो गया। 21.25। और चाइना का कितना हो गया भाई? चाइना का जो है पहले 2015 में 60.4 बिलियन डॉलर था, जो आज बढ़ के कितना हो गया है? 94.16 बिलियन डॉलर। और फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि भारत का बढ़ रहा है। अरे देखो चाइना का देखो कहां चला गया है यार। इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैड इंक्रीज्ड 192% बिटवीन 2006 से 2007 एंड 2013 से 14 के बीच में। चाइना से जो हमारा आयात होता था ना, तो वो 192% बढ़ गया था। 2006-07 से लेकर 2013-14 के अंदर में हमने जो चाइना से इंपोर्ट किया है वो लगभग 192% बढ़ गया था। When they have crossed 51 बिलियन डॉलर। मेजर आइटम्स हम इंपोर्ट क्या करते हैं चाइना से, सुन लो भाई। हम इलेक्ट्रॉनिक, आप सुनना, इनके जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सुनना, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सुनना। सबसे पहले कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है भारत देश में आयात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर मंगवाते हैं हम, उनके जो पेरिफेरल हार्डवेयर्स होते हैं वो हम मंगवाते हैं। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हम संचार के साधन वो मंगवाते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है, सोचो ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हम चाइना से मंगवाते हैं। इंडस्ट्री मशीनरी चाइना से आती है फॉर डेयरी। रेजिडुअल केमिकल्स एंड अप्लाइड प्रोडक्ट्स, भारत सबसे बड़ा हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है, बट फिर भी हम जो इंडस्ट्री, जो डेयरी के लिए जो हमारी मशीनरी है वो भी वहीं से आती है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड बल्क में जो ड्रग की इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, एपीआई जो होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनको हम बोलते हैं एपीआई, ये सब हम चाइना से क्या करते हैं दोस्तों? इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? चाइना से इन चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लगातार हम आयात कर रहे हैं। इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट टू चाइना, भारत को, चीन का भारत को सबसे बड़ा निर्यात क्या है? हम क्या बेच रहे हैं, हम क्या चिपका रहे हैं? देखो भाई सुनो, इंडिया का बिगेस्ट एक्सपोर्ट है चाइना को इन द रिसेंट ईयर वाज द आयरन ओर, कच्चा लोहा। क्या पता इस कच्चे लोहे से वो टैंकर बना रहा हो, कच्चे लोहे का इस्तेमाल करके वो स्टील बना रहा हो, फाइटर जेट बना रहा हो, इसी से क्या पता वो मिसाइल बना रहा हो कल को हमसे लड़ने के लिए, है ना। कॉटन एंड अदर रॉ मटेरियल बेस्ड कमोडिटीज विच हैव सीन अ रिकवरी इन डिमांड इन चाइना लास्ट ईयर, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। आज एनसीईआरटी की क्लास नहीं होगी भाई, देयर विल बी नो एनसीईआरटी फॉर टुडे, मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट एनसीईआरटी, ठीक है, इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि नवंबर में करेंगे, ठीक है। उसमें यार कोई बच्चे आ नहीं रहे, मैं उसको बंद करके कुछ और स्टार्ट करूंगा, ठीक है, मैं उसको बंद करूंगा,
बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे उसको देख नहीं रहे, जो स्टार्टिंग के अंदर जो सपोर्ट और जो उसको मिला था प्यार, ठीक है, तो मैं उसको बंद करूंगा, विल स्टार्ट समथिंग न्यू एंड आई डोंट वांट टू सी एनी अदर कमेंट्स यार, कभी कमेंट बॉक्स में ऐसे और कमेंट मत करना। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यार। स्टेप्स टेकन टू काउंटर डिपेंडेंसी ऑन द चाइना। अब देखो यार, हमने समय समय पर ऐसे कदम उठाए हैं, पहले हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी ना बहुत बढ़ रही थी, हमने फिर ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हुई है। क्या कदम उठाए हैं हमने? पहला, हमने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आए हैं, ताकि भारत देश के अंदर में जो अलग अलग डिफरेंट सेक्टर है ना, उसके अंदर हमारा प्रोडक्शन बढ़े और जो हमारा इंपोर्ट है, ठीक है, हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन द सच इंपोर्ट, वो धीरे धीरे कम हो। पहले हम सब कुछ मंगवाते थे ना, अब कम से कम वो प्रोडक्ट्स जो हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत हम लेके आए हैं, धीरे 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 वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, और भारत में मैन्युफैक्चर होने की वजह से हमें एक फ़ायदा क्या मिल रहा है दोस्तों, कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो रहा है ना। दूसरा, टेक्निकल रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्ट्स सच एज टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर विल चेक द सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, हम दूसरा ये कर रहे हैं कि पहले ना चीन से चीज़ें हम इंपोर्ट तो करते थे, सस्ते के चक्कर में हम सब स्टैंडर्ड चीज़ें मंगवा लेते थे, इंडिया में सस्ता चाहिए, तो खिलौने हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फ़ोन ऐसा आता था, एक दिन चला, वो दुकान वाले कहते थे कि भैया यहीं देख लो जो देखना है, दुकान के बाहर मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है, ऐसा होता था। तो ये क्यों होता था पता है? क्योंकि वो चाइना से आता ही सब स्टैंडर्ड था, वो जो खराब घटिया माल जो था ना वो निकाल देते थे और हम सस्ते के चक्कर में ले आते थे। टीवी फ्रिज बहुत लेके आए थे, ठीक है, इंडिया में इधर लोगो लगा लगा के बेच रहे थे। तो इंडिया ने उनके लिए टेक्निकल जो रेगुलेशंस हैं हमारी, उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया कि भाई ऐसे सब स्टैंडर्ड चीज़ों को आप इंडिया में मत लेके आओ, ठीक है, हमने उनको रेगुलेट किया। तो ये हमने एक तरीका अपनाया ताकि हम उनको रेगुलेट कर सकें। इंडिया इम्पोज्ड बैन ऑन चाइनीज ऐप, ये तो सबको पता है, हमने चाइना की जो ऐप है सबको उनको बैन कर दिया, बहुत सारी ऐप हमने बैन की है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड इट्स प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंट्रीज दैट शेयर द लैंड बॉर्डर विद इंडिया। मतलब जिन जिन के साथ में बॉर्डर लगता है, ठीक है, कोई भी देश हो भाई, ऐसा देश जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, इनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है, तो भारत ने नियम बनाया कि ऐसा कोई भी देश जिसके साथ भारत अपना सीमा साझा करता है, अगर उसको भारत में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इससे कुछ समय पहले दोस्तों अलीबाबा, सॉफ्ट बैंक, ऐसी कई सारी बड़े बड़े चाइनीज़ फर्म्स थी, ठीक है, जिनका भारत के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट था लगातार बढ़ रहा था, स्काई रॉकेट, एकदम रॉकेट लग गया था उनके। लेकिन बाद में जब सरकार ने किया, ठीक है, तो उसके बाद में चीज़ें जो हैं वो कूल डाउन हुई और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी उनकी इन्वेस्टमेंट पे रोक लगी। इन 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाइड 12 सेक्टर टू मेक इंडिया अ ग्लोबल सप्लायर एंड कट द इंपोर्ट बिल। इसके साथ साथ भारत सरकार ने 2020 में 12 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की कि जिसके अंदर में हम खुद का माल बना सकते हैं, ताकि बाहर से मंगवाने की जरूरत ना हो और हमारा आयात बिल जो है, इंपोर्ट बिल जो है, हम उसको क्या कर सके, कम कर सके। 2012 के अंदर में सरकार ने यह भी किया। इंप्लीकेशन फॉर इंडिया चाइना रिलेशन, भारत और चीन के संबंध जो रहे हैं हमारा, आपको पता है दोस्तों, ठीक है, जो डोकलाम इशू रहा, उसके बाद में अभी LOC के ऊपर में, LAC के ऊपर में जो दिक्कत हुई, ठीक है, तो उनकी वजह से भी ट्रेड जो है, दोनों देशों के संबंध जो हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं। तो उनसे क्या हुआ है एक बार उसके ऊपर में बात करते हैं। कह रहा है कि वाइल ट्रेड कंटिन्यूज टू बूम, अदर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस हैव ड्रामेटिकली चेंज्ड इन द पास्ट ईयर्स। यार अभी देखें तो व्यापार में थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिली है, लेकिन बाकी अगर हम देखें हमारी जो आर्थिक संबंध हैं, हमारे जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन है चाइना के साथ, वो बहुत प्रभावित हुए हैं। इन द वेक ऑफ LAC, ठीक है, अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर में जो 2019 के अंदर में जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, अप्रैल 2020 के अंदर, सॉरी, ठीक है, तो उसको देखते हुए नई दिल्ली ने यार ये बात साफ कर दी थी। इससे पहले सरकार क्या कर रही थी, ठीक है, सीमा पे छोटे मोटे दिक्कतें होती थी, जैसे डोकलाम के टाइम पे हुई थी, ठीक है, तो हमने कह दिया था कि ठीक है, बट जब 2020 का जो वो मुद्दा हुआ, ठीक है, सभी को पता है दोस्तों, जब 2020 वाला वो मुद्दा हुआ दोस्तों, ठीक है, कौन सी घाटी के अंदर था बताओ, अरे कहाँ पे हुआ था, ठीक है, बताइए, चलो देख लेते हैं आपकी नॉलेज।
गलवान वैली, गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा तुम्हें कई दिन लगेंगे सोचने में। तो गलवान वैली के बाद में इंडिया ने एक सिग्नल भेजा कि ऐसे मत समझना, ठीक है, कि तुम कुछ भी करते रहोगे और हम तुम्हारे साथ व्यापार जारी रखेंगे। जब गलवान वैली के में उन्होंने अटैक किया उस समय बहुत सारी वीडियो भी बनी, सरकार ने भी इस बात को कहा कि चाइनीज़ माल मत खरीदो, तो उससे जो है व्यापार इनका बहुत जो है वो प्रभावित हुआ है। अदरवाइज़ तो चाइना का बहुत माल आता था इंडिया के अंदर में। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइनाज इन द पास्ट ईयर हैव बीन प्लंज्ड अमिड टाइट कर्व्स। हमने कड़े प्रतिबंध लगाए और इससे क्या हुआ दोस्तों, चीन से आने वाला निवेश के अंदर में भारत में भारी गिरावट हुई। टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम स्पेस के अंदर में दी वंस रैपिडली इंक्रीजिंग चाइनीज इन्वेस्टमेंट। आप देखो भारत के अंदर में टेक स्पेस जो है, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अंदर में, संचार के अंदर में लगातार चाइना की इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे स्टार्टअप्स आए थे, ठीक है, जिनको पैसा दे रहा था जो इनके बड़े बड़े फर्म्स थे, जैसे चाइना का अलीबाबा हो गया, चाइना का जो है टेंसेंट हो गया। तो ये भारत के अंदर में ना बहुत सारे जो स्टार्टअप्स थे उनमें पैसा भी डाल रहे थे, ठीक है। तो फिर वो जब भारत ने थोड़ा सा टाइट वो किया, कड़े प्रतिबंध लगाए, तो इन्होंने फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर रोक दी। मोर देन 200 ऐप्स रिमेन्स बैंड। भारत के अंदर हमने 200 के आसपास ऐप बैन की और साथ साथ में जो भारत में 5G का ट्रायल हो रहा है, हमने इस ट्रायल से चाइना को क्या रखा बाहर। हमें शक था यार ये चाइना जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बाद में उसको हैक करेंगे और उसी से क्या करेंगे दोस्तों, भारत के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है खड़े करेंगे। इंडिया हैज आल्सो टाइटन सिक्योरिटी ऑन चाइनीज फर्म्स इन इंडिया। भारत ने जो चाइना की जो फर्म्स थी जो भारत के अंदर काम कर रही थी उनके ऊपर में भी जो सिक्योरिटी जो मीजर्स हैं उनको थोड़ा सा कड़ा किया, उनको उस रुख को थोड़ा सा सख्त किया। चाइनीज ट्रेड विद आसियान एंड EU, मैं आपको बाकी जगह बताता हूं। देखो भारत के साथ 110 बिलियन डॉलर की बात है, लेकिन बाकी जगहों में चाइना का कितना ट्रेड हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। 2021 के अंदर में चाइना का ट्रेड जो है आसियान कंट्रीज के साथ में दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के साथ में और यूनाइटेड स्टेट के साथ में क्या रहा है, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जरा देखें। चाइनीज ट्रेड विद आसियान जो है इट इंक्रीज्ड बाय 28.1%, 28% की बढ़ोतरी हुई है आसियान के साथ जो चाइना का ट्रेड है। इट वॉज अराउंड 878.2 बिलियन US डॉलर। सोचो कितना है यार, 878.2 बिलियन। भारत का पूरा नहीं है, पूरी दुनिया के साथ नहीं है इंडिया का इतना ट्रेड, ठीक है, लेकिन अकेला इसका किसके साथ है, सिर्फ जो है आसियान के साथ है। चाइनीज ट्रेड विद यूरोपियन यूनियन इज द 828 बिलियन US डॉलर, ठीक है। उसके अलावा यूएस के साथ कितना है दोस्तों, 755.6 बिलियन डॉलर। तो सोचो कितना ट्रेड जो है वो यूएस चाइना का है दोस्तों इन बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ में। तो इससे पता चलता है यार चाइना वास्तव में हमसे बहुत आगे है भाई, ठीक है। परंतु अच्छी बात यह है कि सरकार ने अब कदम उठाने शुरू कर दिए। इससे पहले तो नहीं हो रहा था। 2005-6 से लेकर 2013-14 के बीच में जो हमारा इंपोर्ट है लगातार बढ़ा है, हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे लगातार बढ़ी है। बट उसके बाद सरकार ने अब कई सारे कदम उठाए हैं और इन कदमों में अगर मैं बात करूं तो एक सबसे महत्वपूर्ण कदम जो रहा है दोस्तों वो कौन सा रहा है बताइए मुझे। सबसे महत्वपूर्ण जो कदम रहा है वो रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, चाइना के ऊपर हमने प्रतिबंध जो है उनको कड़ा किया है ना, और हमारी जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर भारत जो है उसको हमने बढ़ावा दिया है। चलिए गाइस एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। देखो ब्रह्मा जी जाकर कहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि सर इज पोलर वॉन्डरिंग इज रियली हैपनिंग। ब्रह्मा जी ये पोलर वॉन्डरिंग वाली क्लास चल रही है यार, ज्योग्राफी क्लास में पूछ लिया करो। पोलर वॉन्डरिंग नहीं हो रही वास्तविकता में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी, एक बार जाके देखो, तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई ऐसे लग रहा है कि पोल्स आपके जो है वो अंडर कर रहे हैं। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं आपके दे आर ड्रिफ्टिंग, तो प्लेट्स हैं दे आर ड्रिफ्टिंग एंड दैट्स वाई फील दैट द पोलर वॉन्डरिंग इज हैपनिंग। आगे बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, आपका रिलेटेड सर्च। हम बात कर रहे हैं दोस्तों चाइना स्ट्रैटेजीज इन गलवान, चाइनीज स्ट्रैटेजी इन गलवान। गलवान में जो उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या थी, वो क्या करना चाह रहे थे, एंड चाइना के साथ जो हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं इनको हम देखना चाहते हैं। तो ये हमारे क्या है दोस्तों रिलेटेड सर्च टॉपिक हैं। मैं चाहता हूं एक बार इन पर नज़र डालें।
प्रीलिम्स के लिए सवाल पूछा बन सकता है कि इंडिया का इंपोर्ट कितना चल रहा है चाइना के साथ में, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट क्या रहा है, चाइना का जो हमारा चाइना का भी संबंध है उनके प्रभाव क्या पड़े हैं इकोनॉमी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये बात पूछी जा सकती है। चाइना का ट्रेड कितना है आसियान और यूरोपियन यूनियन के साथ में। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड टू यू। एक सवाल मैं भी दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के बीच में इनमें से कौन सी साइट है जो डिस्प्यूटेड नहीं है। पहला है गलवान, ठीक है, डोकलाम गलवान, दूसरा है आपका दीपसांग, ये आज क्यों हो रहा है यार, पहला है डोकलाम, दूसरा है गलवान, तीसरा है डिप्सांग और चौथा जो है वो है क्या है, लीपुलेक पास। तो बताइए दोस्तों कौन सा है जो डिस्प्यूटेड नहीं है, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर में। प्रियंका एक बार मेल कर दो भाई मुझे, प्रियंका मेल कर दो अपनी रिसिप्ट, आई चेक एंड आई ऐड यू इन माय ग्रुप। अगर कर भी दिया थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिए, जैसे ही मैं देखूंगा मैं कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका इसमें सही जवाब है लीपुलेक दर्रा, इस पे नहीं है, बाकी सब पे है। मेंस का एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, डिस्कस हाउ द बॉर्डर डिस्प्यूट विद द चाइना इज पोजिंग अ मेजर टेस्ट टू इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन, लिस्ट डाउन द एफर्ट टेकन बाय बोथ द कंट्रीज इन दिस रिगार्ड एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो दिस इज द टॉपिक विच यू हैव टू डिस्कस, ये इस पे आपको लिखना है अच्छे अच्छे शब्दों में, 250 शब्द में, कि चर्चा करें चीन के साथ जो हमारे सीमा विवाद है, भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों के लिए किस प्रकार एक बड़ी परीक्षा पेश कर सकते हैं, और इन संबंधों से दोनों देशों द्वारा किए गए प्रयासों और उनके परिणामों की एक सूची बनाइए कि हमने क्या किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑयल एंड डॉलर भारत के लिए दो बड़े चैलेंज हैं, दो बड़े मुद्दे हैं जिनको भारत को टैकल करना है। कैसे? एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरा डॉलर जो है उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो भारत के लिए एक दोहरी समस्या है। दोहरी समस्या कैसे है? क्योंकि देखो हम जो अपनी तेल की डिमांड है वो लगभग 85% तो हम आयात ही करते हैं ना, 85। हमारा जितना आयात है ना, टोटल हम इंपोर्ट जो करते हैं, हमारा जो इंपोर्ट बिल है, आप मान के चलो उसका 35 से 40% हम कच्चा तेल मंगवाते हैं। सोचो कितना बड़ा इंपोर्ट होता है हमारा। और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट भी किस में होती है? डॉलर में। क्यों? क्योंकि यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, और उस एग्रीमेंट के तहत में सऊदी अरेबिया ने कहा था कि भाई ठीक है, जो हमसे डॉलर खरीदेगा, जो हमसे कच्चा तेल खरीदेगा, हम उनकी पेमेंट जो है वो किसके अंदर में लेंगे? डॉलर के अंदर ही लेंगे। ठीक है, क्या है? डॉलर के अंदर ही लेंगे। तो एग्रीमेंट हो रखा था, इसीलिए कोई भी देश जब तेल खरीदता है, कच्चा तेल, और उसकी पेमेंट करता है तो उसको डॉलर में पैसा देना पड़ता है। तो $1, इसी वजह सब डॉलर देंगे, डॉलर डॉलर। दूसरा क्या है दोस्तों, देखो 2021 में अगर मैं बात करूं, पिछले साल में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर कोई है कच्चे तेल का, वो कौन है? अमेरिका।
बहुत ज़्यादा कच्चा तेल है अमेरिका के पास में। पहले अमेरिका एक नेट इंपोर्टर था, इंपोर्ट करता था। 2021 में अमेरिका टर्न्स टू बी नेट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे डॉलर का भाव जो है वो और भी, डॉलर और स्ट्रांग हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, मजबूत हो गया तो डॉलर का दाम बढ़ रहा है। अब एक तो डॉलर का दाम बढ़ रहा है, दूसरा कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो भारत पर तो दुगनी मार पड़ रही है। ठीक है, भारत पर दुगनी मार पड़ रही है। आरबीआई को ये पेमेंट देने के लिए भाई भारत के इंडियन रुपीस पे प्रेशर ना पड़े, वो फॉरेक्स में से लगातार जो है वो डॉलर रिलीज कर रही है, डॉलर बेच रहा है आरबीआई जाके मार्केट में। इसीलिए हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हिस्टोरिकली अभी क्या है दोस्तों, लो लेवल पे चल रहा है। ठीक है, अभी बीते कुछ सालों में हम बहुत लो कैटेगरी पर, लो रिजर्व के ऊपर हम पहुंच गए हैं फॉरेक्स के अंदर में। ठीक है, दूसरा भारत के अंदर से जो इन्वेस्टमेंट है, जो पहले एफडीआई एफपीआई आती थी, उनका आउटफ्लो हो रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का स्पेशली बात करूं तो जो भारत के जो है आपका सिक्योरिटी मार्केट और जो आपका शेयर बाजार के अंदर जो पैसा लग रहा था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था, वो जो है बाहर जा रहा है। इससे इंडियन रुपीस पर और भी ज़्यादा क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेशर पड़ रहा है। और तेल की डिमांड ऐसी है जो कभी कम होने वाली है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम अब ऐसे प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू शिफ्टिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द हाइब्रिड व्हीकल्स, बट फिर भी इंडिया के लिए स्टिल इट्स अ बिग प्रॉब्लम, भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऑयल एंड डॉलर, भारत के लिए ऑयल और डॉलर दोनों जो है भारत के लिए ट्विन चैलेंजेस बने हुए हैं, एक दोहरा चैलेंज है भारत के लिए। कैसे, चलिए इस पे बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, भारत की अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे। कह रहा है कि ऑयल एंड डॉलर दे आर हेडी cocktail that has distorted all economic forecast, creating volatility that had never been witnessed earlier। तेल और डॉलर दोनों जो है इनका एक ऐसा कॉकटेल बनाओ। कॉकटेल किससे बनता है दोस्तों, जब 2-3 प्रकार की दारू मिक्स करके पीते हैं उसको कॉकटेल कहते हैं। तो कह रहा तेल के दाम और डॉलर, इन दोनों का एक ऐसा कॉकटेल बन गया है दोस्तों कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने तबाही मचा रखी है। वास्तव में जो अलग अलग अर्थव्यवस्था का जो फोरकास्ट था वो फोरकास्ट साबित नहीं हो रहा है। लगातार आईएमएफ अपना फोरकास्ट कम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ने कम किया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड यूएस फेड मॉनेटरी टाइटनिंग हैव इंपैक्टेड इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया। एक तो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है वो, और दूसरा यूएस फेड रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए, और उस इंटरेस्ट रेट हाइक से क्या, लोगों ने भारत के बाजार में जो पैसा लगा रखा था, निवेश किया हुआ था, सब लोग उसको मार्केट से निकाल के यूएस में लेके जा रहे हैं। इससे यूएस डॉलर क्या हो रहा है दोस्तों, स्ट्रांग होता जा रहा है, और इंडियन रुपी क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, और ये एक अलग मार पड़ रही है। और भारत जैसे देश जो एक इंपॉर्टेंट इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन है, जो आयात पर बहुत निर्भर करता है, उसके लिए प्रॉब्लम जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऑयल एंड यूएस डॉलर, कह रहा कि तेल, कच्चा तेल और यूएस डॉलर का क्या, अमेरिकी डॉलर का क्या संबंध है। कह रहा कि कोरिलेशन क्या है, द यूएस डॉलर इज द स्टैंडर्ड करेंसी यूज्ड टू पे फॉर ऑयल ग्लोबली। जो यूएस डॉलर है ना, ये एक स्टैंडर्ड करेंसी है दोस्तों, जिससे ऑयल के तेल के जो प्राइस है वो चुकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज प्रॉम्प्ट बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड सऊदी अरेबिया इन 1945। 1945 में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एग्रीमेंट पहले ही हो गया था 1945 में। ये एग्रीमेंट क्या था कि भैया आपसे कोई भी तेल खरीदेगा, आप पेमेंट लोगे यूएस डॉलर के अंदर। ये डिसाइड हो चुका था उस टाइम पे। कंट्रीज दैट बाय क्रूड ऑयल एंड दोज दैट प्रोड्यूस इट एक्सचेंज डॉलर इन द सिस्टम, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पेट्रो डॉलर सिस्टम। समझे बात को भाई, है ना भाई। सऊदी अरेबिया क्यों, बिकॉज एक मेजर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उसके बीच में और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये था कि जो आपसे तेल खरीदेगा, यू आर ऑयल प्रोड्यूसिंग, एंड इफ somebody is purchasing oil from you, तो आप जो उसको ऑयल बेचोगे, जो आप उसको तेल बेचोगे, वो आप कैसे बेचोगे, आप उसकी पेमेंट डॉलर में लोगे। ठीक है, इसको नाम दिया गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। क्या नाम दिया गया दोस्तों, पेट्रो डॉलर सिस्टम। एज द यूएसए शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग अ नेट इंपोर्टर टू नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी इन 2020 एंड वाज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर इन 2021। कह रहा कि अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहले 2020 तक एक शुद्ध आयातक देश था, इंपोर्ट करता था ज्यादा, बट 2021 में भाई साहब उसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वो एक्सपोर्ट करता है तेल, यूएस अमेरिका। इससे डॉलर और भी मजबूत हो गया दोस्तों। अ राइज इन ऑयल प्राइस हेल्प द यूएस अर्न मोर रेवेन्यू एंड दस मेक्स द यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर। तेल की जो कीमतें बढ़ी ना, उससे अमेरिका ने अपने आप को एक्सपोर्टिंग कंट्री बना दिया, तो इससे अमेरिका को भी क्या मिला, पैसा मिला, और जो है अमेरिका के रेवेन्यू में वृद्धि होगी।
और जब अमेरिका का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे दोस्तों। हैं इंडियाज ऑयल इंपोर्ट, भारत का तेल आयात बात कर रहे हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर एट अराउंड 5 मिलियन बैरल अ डे। भारत जो है ना एक दिन के अंदर लगभग 5 मिलियन बैरल जो है हम तेल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट 86% ऑफ इट्स नीड इज इंपोर्टेड। 86% जो हमें तेल चाहिए वो इंपोर्ट करते हैं। बिहाइंड द यूएस एंड चाइना, द मिडिल ईस्ट अकाउंट फॉर 60% ऑफ द ऑयल बॉट बाय द, आज कुछ गड़बड़ है यार इसमें, बोर्ड के अंदर ढंग से नहीं चल रहा है। हाँ तो क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अ राइज इन ऑयल प्राइस हेल्प द यूएस अर्न मोर रेवेन्यू। यूएस की तो चांदी हो गई है और इसीलिए डॉलर जो है स्ट्रांग होता जा रहा है, और डॉलर स्ट्रांग तो रुपया वीक हो रहा है और भारत को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इंडिया को ऑयल इंपोर्ट हम बात कर रहे थे, भारत लगभग एक दिन के अंदर 5 मिलियन बैरल तेल हम कंज्यूम करते हैं, सारा का सारा बाहर से आता है। ठीक है, हम तीसरे नंबर पे हैं दुनिया के अंदर में, अमेरिका और चाइना के बाद में, जो इतनी मात्रा के अंदर में तेल जो है वो क्या कर रहे हैं, हम तेल जो है वो यूज कर रहे हैं। द मिडिल ईस्ट अकाउंट फॉर 60% ऑफ द ऑयल बॉट बाय इंडिया, व्हाइल लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका आर दी अदर बिग सप्लायर ब्लॉक। ज्यादातर जो हम तेल मंगवा रहे हैं दोस्तों वो मिडिल ईस्ट से मंगवा रहे हैं हम, ठीक है 60%। उसके अलावा लैटिन अमेरिका मतलब वेनेजुएला ये वाली कंट्रीज, बट वहां से तो अभी कम निकल रहा है। अफ्रीका, ये हमारे क्या है, बड़े बड़े सप्लायर हैं। अच्छा, अब ये जो तेल के दाम ज़्यादा हैं इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, देखो इंप्लीकेशन ऑफ हाई ऑयल प्राइस, तेल की ऊंची कीमतों के निहितार्थ क्या हैं, भारत पे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। क्रूड हैज अ शेयर ऑफ 30 to 33% इन टोटल इंपोर्ट एंड एनी हाइक इन द प्राइस इंक्रीज द इंपोर्ट बिल ऑल्सो अफेक्ट द इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट निगेटिवली। कह रहा कुल आयात में, अरे यार दिमाग खराब कर दिया इसने भाई, कुल आयात में क्रूड की जो हिस्सेदारी है वो 30-33% है। मतलब जो टोटल हम इंपोर्ट करते हैं, आप मान के चलो 30 से 33% जो हमारा टोटल इंपोर्ट बिल होता है उसका 30 से 33% हिस्सा आप निकाल के रख दो, सिर्फ कच्चे तेल का होता है। ठीक है, और अगर ऐसे में कच्चे तेल के दाम और बढ़ते हैं तो सोचो फिर जो हमारा आयात बिल है वो कितना बढ़ जाएगा। इससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप कहोगे सर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, तो देखो बच्चों ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में ही आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी। इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली इंक्रीज इन्फ्लेशन। और देखो भारत में तो क्योंकि पूरी यार जो हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, देखो ट्रांसपोर्ट से ही अर्थव्यवस्था चलती है। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है भारत के अंदर में वो क्या होता है दोस्तों, किससे चलता है ट्रांसपोर्ट। अगर हम देखें भारत के अंदर में तो कौन सा चलता, किससे चलता है बताओ प्रियंका। ये रिसिप्ट नहीं है आपकी, ठीक है, रिसिप्ट भेजिए आप मुझे। आपने कोई दूसरा कोड यूज़ किया है, मेरे पास आपकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो आपको मुझे अपनी रिसिप्ट देनी पड़ेगी तभी मैं आपको ज्वाइन कर पाऊंगा। नहीं, जो प्रियंका आप जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो शायद आपने कोई दूसरा कोड इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लिया है, इसीलिए आपके साथ ये ऐसा हो रहा है। तो ये तो मैं हर सेशन में बार बार बोलता हूँ यार, आपको ढोलक बजा बजा के बोलूँ क्या। आपको जब बोला जाता है, जब सब्सक्रिप्शन लेते हो आप, तो उस समय आप इस बात पर ध्यान देते नहीं हो। आपको लगता है ठीक है ना यार, सर कह ही तो रहे थे। कई बार क्या है कि आपको 1-2% का एक्स्ट्रा लालच आ जाता है, आपको कह देते हैं 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, कोई बात नहीं ले लो आप 1% एक्स्ट्रा, बट एक टीचर के साथ लॉयल्टी होती है ना। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सुमित राठी खड़ा होगा आपके साथ में, या सेल्स टीम वाले बंदे। अब आपके साथ में आपने ऐसा ही किया है, ठीक है। ये रिसिप्ट नहीं है, पहली बात तो रिसिप्ट आप सेंड करो। दूसरी बात जो आप बोल रही हैं कि आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, आप 4:32 PM पे आपने बोला, यानी कि आज या कल में आपने ज्वाइन किया था। तो कल किया था, आज किया था। मेरे पास ना कल का आपका कोई डेटा है ना आज का आपका कोई डेटा है, ठीक है। तो एक बार जो है आप मुझे अपनी रिसिप्ट भेजिएगा, तभी मैं देख के आपको ऐड कर पाऊंगा। अगर आप रिसिप्ट नहीं दे पाती हैं मुझे, जो अभी आपने स्क्रीनशॉट भेजा है वो रिसिप्ट नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही मैं ऐड कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाऊंगा। वेरी सॉरी फॉर दैट।
नहीं, नुसरत परवीन फ्रॉड नहीं होते कोई भी। जब आपसे बात की जाती है ना, ठीक है, जब आप लोगों से अनअकैडमी वाले बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं ठीक है कोई भी दे दो। आप लोगों को स्पेशली बताया हुआ है कि आपको क्या कोड यूज़ करना है, कैसे करना है, ठीक है। आप जब नहीं करते हो ना, तब ऐसा होता है। अब आप कोई भी कोड लगाओगे, मास्टर की बात ना सुनोगे, तो भाई यही होगा। इतना बताओ, आपको बता देते हैं, इतना आपको समझा देते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फिर आप लोग वही करते हो। तो भाई ऐसी अवस्था में तो हम लोग क्या करें बताओ। हाँ, दिन भर अरे दिन भर आते हैं तो बोल दो ना एक बात कि हम कर लेंगे, जब करना होगा हमें पता है किन का कोड यूज़ करना है, ठीक है। ये कह रहे हैं सर, ये करंट अफेयर आजकल इतना डिप्रेसिंग क्यों चल रहा है? डिप्रेसिंग क्या मैं बतख की तरह उछल उछल के पढ़ाऊँ भाई? है भाई, डिप्रेसिंग और एनकरेजिंग क्या होता है? आज जैसे मैं क्लास शुरू कर रहा था ना, तो मेरे को याद है 7:06 या 7 हुई थी, ठीक है। उस पर कमेंट आने लगे कि सर आ जाओ, कभी भी टाइम पे ना आते, ऐसा वैसा। अरे यार, मशीन थोड़ी ना हम भी, यार आदमी है, इंसान है। काम करना, कंटेंट बनाना, पीपीटी डिज़ाइन करना, लेआउट बनाना, ठीक है, कई सारे काम लगते हैं। ऊपर से फिर बोर्ड पे लगाओ पीपीटी, इंपोर्ट करो, कैमरे चलाओ। कई बार क्या होता है, जब हम चलाते हैं तो सॉफ्टवेयर, जैसे अभी बंद कर दिया, अब 2 दिन के बाद जब मैं चलाता हूँ तो कई बार ऐसा क्लास के टाइम पे ही सॉफ्टवेयर अपडेट मांग लेता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने में 5 मिनट लग जाती हैं। अब इनको कोई मतलब नहीं, इनको तो कहने का ये है कि भाई तुरंत शुरू करो सर, अभी की अभी शुरू करो, अभी की अभी चलाओ। तो ऐसी अवस्था के अंदर में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, नहीं ये ऐप पर नहीं होती भाई, यहीं होती है। इंप्लीकेशन ऑफ हाई मैंने बता दिया आपको, ये होगा। इसके बाद विद अ वीकर इंडियन करेंसी ऑल इंपोर्टेड आइटम्स विल बी मोर एक्सपेंसिव इन रुपीज। देखो, जिस प्रकार से भारत की करेंसी वीक होगी तो जितना हम इंपोर्ट करेंगे, तो इंडियन रुपीज तो कमजोर है, तो उसमें हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इंडियन रुपीज कमजोर होगा तो हमारे जो इंपोर्ट हैं वो महंगे हो जाएंगे। सोचो, पहले $1 बराबर था 70 रुपए, आज $1 है बराबर 85 रुपए, ठीक है। तो जिस $1 की चीज के लिए पहले में सिर्फ 70 रुपए खर्च करने पड़ते थे भारतीय, अभी उस सेम चीज के लिए में 85 रुपए, 15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो हमारा महंगा हो गया ना, और ये जितना महंगा होगा उतना ही फिर रुपया और कमजोर होगा। रुपया कमजोर होगा तो आरबीआई क्या करेगा भाई? कमजोर तो होने दे नहीं सकता। आरबीआई फिर फॉरेन एक्सचेंज से निकाल के पैसा डॉलर सेल करेगा मार्केट में, और उसकी वजह से फॉरेक्स भी हमारा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। डिक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व। बॉन्ड यील्ड जो है हमारी वो ऊपर चली जाएंगी, है ना, बॉन्ड यील्ड जो है हमारी ऊपर जाएंगी। ऑयल प्राइस राइज विल स्टॉक मार्केट टर्न्स वॉलेटाइल, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उनमें प्राइस जो है वो नीचे चले जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें की अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट में आ जाएगी। रीजन ऑफ डिक्लाइन इन इंडियन फॉरेन रिजर्व, अब साथ साथ में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी कम हो रहा है। उसके कारण क्या है? पहला, इट इज बिकॉज द राइजिंग इन्फ्लेशन, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति हो रही है, और इससे हमारी मुद्रा की जो वैल्यू है वो इरोड होती है। और जब रुपया कमजोर होता है मित्रों, तो ऐसे में हमें इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है दोस्तों। तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है देश में से, मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भारत से क्या कर रही है दोस्तों? छोड़ छोड़ के वो बाहर भाग रही है, ठीक है। कह रही कि भाई इंडिया में फायदा नहीं रहा, वो बाहर जा रही है ना। द रिजर्व हैज डिक्लाइंड बाय ओवर $8.14 बिलियन। भारत के अंदर में जो फॉरेक्स है वो पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, लगभग $8 बिलियन कम हो गया है। अभी हमारा टोटल रिजर्व कितना बचा है?
$558 बिलियन। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एक हफ्ते के अंदर में सोचो 8.134 बिलियन डॉलर की उसमें क्या आई है दोस्तों, गिरावट आई है। और इसको रोकने के लिए सेंट्रल बैंक लगातार क्या कर रहा है दोस्तों, डॉलर जो है फॉरेक्स में से निकाल के और रुपये को बचाने के लिए मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो जो कंपनियां तेल खरीद रही हैं उनको डेली तेल परचेज करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, ठीक है। अगर डॉलर महंगा होगा तो उनके अंदर में अफरा तफरी मच जाएगी, भाई डॉलर दो, वो और भाव बढ़ाएंगे। इसलिए आरबीआई लेके आता है अपने बटुए से निकाल के डॉलर, कह रहा लो भूख मरो तुम, डॉलर लो, ताकि जो है ज्यादा प्राइस जो है इंडियन रुपीस का गिरे ना। अनदर मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द फॉरेक्स रिजर्व इज कैपिटल आउटफ्लो। भारत के अंदर में से कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है ना। जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो दोस्तों भारत छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने पॉलिसी रेट हाइक कर दी है, इंटरेस्ट रेट क्या कर दिए हैं वहां पे बढ़ा दिए हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सारी चीजें जो हैं अभी वर्तमान के अंदर में हो रही हैं। द वैल्यूएशन लॉस रिफ्लेक्टिंग द एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट मेजर करेंसीज एंड डिक्लाइन इन द गोल्ड प्राइस ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द डिक्लाइन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये भी एक चीज है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलेटेड सर्च आपको मैं कहता हूं, एक तो बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है दोस्तों आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट। यार एक तो आज इसने भी ना, हे भगवान सद्बुद्धि दे इसको, ठीक है। दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, फोड़ दूंगा मैं, बता रहा हूं, इतना दुखी मत कर मेरे को। और तीसरा आरबीआई। तो ये कुछ मुद्दे हैं दोस्तों जिनको मैं रिलेटेड सर्च कह रहा हूं, तो ये आपको क्या करने हैं, देखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, आपसे पेपर में सवाल आ सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट से सवाल आ सकता है, बीओपी से ट्रेड बैलेंस क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, क्या कारण है कि डॉलर लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपया लगातार वीक होता जा रहा है। इस पर एक मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी के ऊपर ट्रोलिंग जो चल रही थी उस पर मैंने एक आपको वीडियो भी यहाँ पे दी थी। तो वो सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप इसको देख सकते हो, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूएन की अभी 77th एनिवर्सरी थी, यूनाइटेड नेशंस हम सुना है ना आपने, तो यूनाइटेड नेशन की अभी 77वीं एनिवर्सरी थी। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर साहब जी हैं, ये वहाँ गए थे और इन्होंने बोला था कि इंडिया इज़ ऑलवेज कमिटेड टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, कि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ऑलवेज तत्पर रहेगा। भारत जो है ना, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जब यूनाइटेड नेशन बन रहा था ना, हम उस समय इसमें हिस्सा लिए थे। तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, इसीलिए भारत हमेशा कमिटेड रहता है कि यूएन के अंदर सुधार किए जाए। तो हम तो यूएन के अंदर रिफॉर्म की बात भी करते हैं कि यूएन को क्या किया जाए, रिफॉर्म करो, यूएन के अंदर में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, चीज़ों को संशोधन करो, जो यूएन का पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा और भी ब्रॉड करो। तो ये लगातार हमारे क्या रहते हैं दोस्तों, प्रयास। तो यही बात हम कर रहे हैं। यूएन की 77th एनिवर्सरी पे हमने क्या कहा, इंडिया विल ऑलवेज सीक टू स्ट्रेंथन एस जयशंकर ऑन यूनाइटेड नेशन 77th एनिवर्सरी। फॉरेन मिनिस्टर ऑल्सो सेड इंडियाज एम टू एंश्योर दैट यूनाइटेड नेशन कंटिन्यूज टू रिमेन रेलेवेंट। कह रहा भारत लगातार ये प्रयास करता रहेगा कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो इस पूरी दुनिया के पैरालेंसेस के अंदर में एक रेलेवेंट चीज जो है बना रहे। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ऐसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनकी वैल्यू इरोड हो रही है, कम हो रही है, खत्म होती जा रही है। लेकिन अगर मैं भारत में देखता हूं दोस्तों,
GS paper 2 bilateral, regional, global grouping and agreements involving India's or affecting India's interest. Recently, world has celebrated the 77th anniversary of United Nations on 24th of October 2020. कह रहा हाल ही के अंदर विश्व ने 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र की 77वीं वर्षगांठ जो है हमने मनाई है। ठीक है, यूएन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसका स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। इट इज करेंटली मेड अप ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स, कुल मिला के 193 मेंबर्स हैं आज के टाइम पे यूएन के अंदर। इट्स मिशंस एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पस एंड प्रिंसिपल कंटेन्ड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर एंड इंप्लीमेंटेड बाय इट्स वेरियस ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इसके काम क्या है, इसका मिशन क्या है, इसके कार्य क्या है, तो जब हमने इसकी संस्थापना की थी तो उस समय हमने एक चार्टर पेश किया था, तो उसके अंदर इसके सिद्धांतों और उद्देश्यों को निहित किया गया है दोस्तों। इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड्स मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development and upholding the international law। इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना, ये इसके काम है, ये यूएन के काम है। सबको पता है यार, इसीलिए इसमें कुछ समझाने का है नहीं कि जो इसका चार्टर था, ठीक है, उस समय इसके क्या मिशन होंगे, क्या प्रिंसिपल होंगे, कैसे काम करेगा, सब इसके चार्टर में लिखा हुआ है। साथ साथ में इसके बड़े बड़े एम यही है कि दुनिया के अंदर में पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना, मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करना पूरी दुनिया के अंदर में, ह्यूमैनिटेरियन एड, जिस देश को सहायता की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनकी हेल्प करना दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, यही इसके उद्देश्य रहे हैं। इसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, जो राष्ट्र हैं उनके बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना इसका उद्देश्य है। इट हेल्प नेशंस वर्क टुगेदर टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द पीपल्स टू कॉन्कर हंगर। उद्देश्य यह है कि भैया गरीबी और भुखमरी को जो है वो जीता जा सके, ठीक है, आपस में जो देश हैं उनके बीच में कॉपरेशन बनाया जा सके और गरीबी को दूर किया जा सके, डिजीज लिटरेसी को खत्म किया जा सके, इलिटरेसी को, अनपढ़ता को, एंड टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट एंड फ्रीडम, और प्रत्येक एक दूसरे के लिए अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए सम्मान को प्रोत्साहित किया जाए, यही इसके क्या है दोस्तों उद्देश्य है। हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ द नेशंस टू अचीव दीज गोल, सारे जो देश हैं दुनिया के उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए ताकि सब लोग जो है एक दिशा में काम कर सकें। पीस थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर में हम शांति बनाए रखें, ये भी उद्देश्य है इसका। इसके अलग अलग अंग हैं, ऑर्गन हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी यूनाइटेड असेंबली है, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको हम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद कहते हैं, यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल होती है, संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टशिप परिषद होती है, यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे पास होता है यहाँ पर, ठीक है, यूएन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, यूएन का सेक्रेटेरिएट होता है। सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन। इसके अलावा यूएन की कुछ स्पेशलाइज एजेंसी भी होती है। यूएन का जो चार्टर है उसके अंदर आर्टिकल नंबर 57 और आर्टिकल नंबर 63 के अंदर में, यूएन के चार्टर के अंदर में ये प्रोविजन होते हैं दोस्तों कि यहां पर हम कुछ स्पेशलाइज एजेंसी बना सकते हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेड ऑफिस रोम में है, इटली के अंदर। तो FAO जो है वो हमने यहां पे बनाया था। क्वेश्चन नहीं, सिर्फ कन्फेशन है आपसे। ज्योग्राफी हार्ड हो गई है पढ़ के। अरे कोई बात नहीं, ज्योग्राफी तेरी समझ से बाहर की बात है, ठीक है, तेरे समझ की बात नहीं है बेटा ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी तेरे समझ से बाहर की बात है बेटा, ठीक है, छोड़ दे, नहीं हो पाएगी तेरे से। देखो पहले तो भाई तुम गधे थे जो पढ़ते रहे, मतलब जब लगता है कि ज्योग्राफी मुश्किल हो गई, हार्ड हो गई, तो तुम क्यों पढ़ रहे थे? हैं भाई, तुम इतने गधे थे कि तुम पढ़ते रहे हैं, और आज तुम ऐसी अवस्था में पहुंच गए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, दूसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और IMF। और ये भी गधा मेरे को बताने आया है, ठीक है, वो तेरा मन भी जानता है बेटा, मुझे भी पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तेरे बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे दिन में बहुत सारे लोग भौंकते रहते हैं, पता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तेरे को अच्छा मिले ना, बढ़िया आसान मिले, वहाँ से पढ़ ले जाके,
बता क्यों रहे हैं मेरे को? आगे बढ़ रहे हैं, चलो नेक्स्ट। तो ये क्या है दोस्तों, दीज आर द स्पेशलाइज एजेंसी यूएन की। आर्टिकल 57 और आर्टिकल 63 के अंदर यूएन चार्टर में हम ही स्पेशल एजेंसी बनाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, है ना, ये है। वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब के सब क्या है दोस्तों, दीज आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूएन के अंडर में काम करते हैं। इंडिया और यूएन, भारत और यूनाइटेड नेशन का संबंध कैसा है दोस्तों? कह रहा है इंडिया वॉज द ओरिजिनल मेंबर। ठीक है, भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन का ओरिजिनल मेंबर था। जब यूनाइटेड नेशन का डिक्लेरेशन साइन हुआ था ना 1944 के अंदर, तो भारत उसमें विद्यमान था। इट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम 25 अप्रैल से 26 जून को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो भारत ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर। As a founding member of the United Nations, India strongly support the purpose and principle of UN and has made significant contribution in implementing the goal of charter and evolution of UN specialized program agency। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य होने के रूप में ना भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को दृढ़ता से समर्थन किया है और इसके चार्टर के लक्ष्य को लागू करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, हम साथ देते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इंडिया हैज बीन अमंग द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज टू द यूएन पीस कीपिंग मिशंस। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेना का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक रहा है, मतलब जिसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं ना, तो उसमें जो हम आर्मी भेजते हैं, जो हम पुलिस भेजते हैं, जो सिविल वर्कर भेजते हैं, तो उसमें इंडिया सबसे आगे है। एज ऑफ नवंबर 2021 इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री, भारत की सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री थी। 5वीं हाईएस्ट पुलिस फोर्स हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा बताया है। 2 लाख से ज़्यादा इंडियंस जो हैं दे हैव सर्व्ड इन यूएन पीस कीपिंग मिशन सिंस 1948। 2 लाख से ज़्यादा भारतीय जो है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में काम कर चुके हैं। करंटली अगर हम बात करें तो 5581 इंडियंस जो हैं वो दुनिया भर के अंदर जो अलग अलग यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो चल रहे हैं उसका हिस्सा है। 2007 के अंदर में इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री, 2007 में भारत पहला कंट्री बना था दोस्तों जिसने एक ऑल वुमेन कंटीजेंट जो है वो भेजा था, पूरी महिला का कंटीजेंट भेजा था भारत ने। तो इंडिया वाज बिकम द फर्स्ट कंट्रीज, ठीक है, टू सेंड द ऑल वुमेन कंटीजेंट इन 2007। ठीक है, तो ये भारत का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, किसको, यूनाइटेड नेशन को, है ना। तो अभी 77वीं जो यूएन की जो एनिवर्सरी थी तो उसके ऊपर हमने जो है ये सारी बातें जो है वहाँ पे बताई, इसलिए टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी कौन सी है याद रखना है, यूएन के अंदर ऑर्गन कौन कौन से हैं याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम। रिलेटेड सर्च में आ जाओ तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिमला एग्रीमेंट, ऑनगोइंग पीस कीपिंग मिशंस एंड जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के अंदर में जो मिशन चल रहा था, तो ज्योग्राफी के एंगल से एक बार आप उसको देखोगे। ठीक है, ज्योग्राफी के एंगल से आप उसको यहाँ पर क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अरे करा देंगे सुचित्रा, करा देंगे, करा देंगे सुचित्रा, करा देंगे। मुझे लग रहा है 2-3 लोगों को कमेंट बॉक्स से ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे अभी के अभी। हे भगवान, उठा ले रे मालिक, मेरे को नहीं, ये उल्टे सीधे कमेंट करने वाला को उठा लो इसमें से। चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो, ठीक है, सभी लोग छोड़ो, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करके बात खत्म कर दो। चलो, जिन्होंने कर दिया धन्यवाद, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दो, खत्म करो बात को।
करना ही पड़ेगा लिप्सा, क्या करें ऐसा, ये ऐसे हरकत करेंगे तो फिर क्या करें बताओ। WHO शिमला एग्रीमेंट, ऑनगोइंग पीस मिशन की पीस कीपिंग मिशंस कौन से हैं, ये सब हमें देखने हैं। चलिए मैं देखता ही नहीं हूँ, कमेंट बॉक्स करते रहो। प्रीलिम स्पेसिफिक पे बात करते हैं तो यूएन के बारे में आपसे सवाल पूछा सकता है। यूएन, इसके ऑर्गन कौन कौन से हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी कौन सी है, इंडिया और यूएन के बारे में एंड इंडियाज कंट्रीब्यूशन, भारत का योगदान क्या रहा है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड फॉर, पहला असेसिंग कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, enabling commercial fanning entities around the world to enter the carbon emission trading. C, enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their countries and assessing the overall carbon footprints caused by the use of the fossil fuels by the world in unit time. बताइए कि कॉमन कार्बन मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज दिस कॉमन कार्बन मैट्रिक्स, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी बताओ रे। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दुनिया भर के अंदर में कार्बन फुटप्रिंट जो है बिल्डिंग ऑपरेशन की वजह से पूरी दुनिया में कितना कार्बन एमिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होती है यार, देखो कई बार ऐसा नहीं होता बुखार चढ़ जाता है तो उसके बाद में दिमाग कुछ काम नहीं करता, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, आपका मन नहीं लगता, ऐसा होता है ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बीमारी होती है लेकिन आप बता नहीं पाते कि बीमारी हुई क्या आपको, है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बीमारी है। ठीक है, और गांव के अंदर में तो और भी अलग अलग सी, एक हमारे घर पे एक डोमेस्टिक हेल्पर रहता था हिमाचल प्रदेश का, तो एक दिन मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया। ठीक है, तो डॉक्टर बोला भाई बता क्या हो गया तेरे को, कह रहा बस चपसी मैच रही है शरीर में चपसी मैच रही है। बताओ डॉक्टर क्या समझे, चपसी क्या होती है। फिर बाद में मैंने उसका नाम ही निकाल दिया, मगर जब भी कुछ होता था ऐसा मगर पिटेगा, मगर तू अब तेरे चपसी माच रही है, मेरे हिसाब से ऐसे कहते थे फिर मेरे पापा उनको। तो मतलब अब ऐसे ऐसे नाम होते थे, चपसी माच रही है। अब बताओ आदमी समझे तो क्या समझे भाई, कौन सी चप होती है, क्या होती है। तो ऐसे ही क्या होता था जब कोविड हुआ था ना, कोविड, लॉन्ग कोविड, उसके बाद में ऐसे सिम्टम्स आने लगे कि लोग कह रहे थे कि भाई उनको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, नींद ज़्यादा आती है, गैड़ रहता है, मतलब नींद आती रहती है उनको, और दिमाग जो है ना वो लग नहीं पाता कहीं, कुछ भी चीज़ भूल जाते हैं जल्दी। तो इसी चीज़ को बोला गया कि उनके दिमाग पे धुंध जम गई है, ब्रेन फॉग बोला गया। तो कोविड के अंदर ऐसी बहुत सारी टर्म्स निकल के आई थी और उन्हीं में से ब्रेन फॉग एक टर्म्स है। अल्जाइमर का जो मरीज होता है उसके केस में भी ऐसा ही होता है, ब्रेन फॉग भूल जाता है, लेकिन कोविड वाली जो ब्रेन फॉग है ये जल्दी हट जाती है। ठीक है, ये अल्जाइमर जितनी परमानेंट नहीं रहती, अल्जाइमर का तो लंबे समय तक चलता है, बट ये ज़्यादा समय तक नहीं रहती, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने आप धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये इसकी खास बात है, किसकी, कोविड वाली ब्रेन फॉग की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए ब्रेन फॉग की बात हम कर रहे हैं। सो व्हाट इज एंड व्हाट इजंट ब्रेन फॉग। कोविड पैंडेमिक ने कई सारे ऐसे साइंटिफिक टर्म्स जो हैं, मेडिकल टर्म्स जो हैं आई, और उनमें से ही ब्रेन फॉग जो थी एक थी। ठीक है, तो ब्रेन फॉग जो है इट इज नाउ फेमिलियर सिम्टम्स ऑफ द कोविड एंड लॉन्ग कोविड। तो जो कोविड और लॉन्ग कोविड की वजह से इसमें कई सारी चीजें जो हैं वो इसमें होती थी, मतलब ऐसा इसमें कुछ देखने को मिलता था। ब्रेन फॉग इज नॉट मेडिकली डायग्नोसिस बट रादर ए डिस्क्रिप्शन पेशेंट टेंड टू यूज फॉर देयर सिम्टम्स। मतलब ऐसा कोई मेडिकल साइंस के अंदर में ऐसा ब्रेन फॉग नामक का कोई वर्ड नहीं था, लेकिन रोगी जो अपने रोग का विवरण देते थे ना उसके आधार पर ही बताया कि ये तो ब्रेन फॉग है, दिमागी धुंध है। ब्रेन फॉग जो है इट इज अ कॉग्निटिव डिस्फंक्शन। अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डिस्फंक्शन मतलब आपकी बुद्धि का काम ना करना। ठीक है, आपकी जो संज्ञानात्मक जो स्थिरता है
उसी को ब्रेन फॉग का नाम दिया गया था। मतलब आपकी जो सेंसेस हैं वो काम ना कर पा रही, आपको ध्यान नहीं रहा, आपका दिमाग नहीं चल रहा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, आप कोई चीज़ भूल जा रहे हो, दैट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। दिस डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम्स विल विद क्लोजली लिंक्ड टास्क सच एज कंसंट्रेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ लाफिंग, है ना, ये सारी बातें। कह रहा है कि ये बारीकी से जुड़े कार्यों जैसे एकाग्रता, सूचना प्रसंस्करण, स्मृति, सोच और तर्क और भाषा की समझ के साथ साथ समस्याओं का वर्णन करता था। एग्जाम्पल दे रहा है, ब्रेन फॉग कैन मेक इवन सिंपलर टास्क लाइक ग्रोसरी शॉपिंग्स वेरी डिफिकल्ट। जब ब्रेन फॉग होती है तो कुछ ध्यान नहीं रहता ना आपको, तो आप सामान लेने जाओगे, आप भूल जाओगे, कुछ पेमेंट नहीं करके आओगे या कोई सामान छोड़ आओगे, है ना, आपको भेजा है ग्रोसरी की शॉपिंग करने, आप कुछ और कर दोगे, लेकिन ये टेम्पररी टाइम के लिए होता है। तो कहता है जब ब्रेन फॉग होती है ना, तो इवन जो आपका बेसिक से बेसिक काम होता है ना, वो भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बेसिक टास्क भी आपका मुश्किल जो है वो हो जाता है। सर इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं? तो कह रहा है ब्रेन फॉग वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स टू इमर्ज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द कोविड पैंडेमिक। कह रहा ब्रेन फॉग कोविड महामारी के पहले महीने में उभरने वाले सबसे आम लक्षणों में से एक था। हो रहा था ऐसा ही, जिसको भी कोविड हुआ था उसके बाद में थोड़ा थोड़ा दिमाग जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इट कैन बी सिमिलर टू दोज एक्सपीरियंस बाय पीपल विद अल्जाइमर डिजीज एंड अदर कंडीशन एसोसिएटेड विद द ओल्डर एज। तो कह रहा है ऐसी बीमारी जो है ना, जो वृद्ध अवस्था में होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, या जिनको अल्जाइमर होता है, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ब्रेन फॉग जो है इट कैन अफेक्ट पीपल्स ऑफ एनी एज। अब अल्जाइमर हो गया या जो ये बुड्ढों वाली जो बीमारी है, ये तो एक स्पेसिफिक एज के बाद ही होती है, बट ये जो है ना ब्रेन फॉग, ये कभी भी आपको जो है हो सकती है। ब्रेन फॉग जो है यूजुअली जब कोविड वाली ब्रेन फॉग है ना, वो ज़्यादा एक तो भयंकर नहीं होती, बहुत खतरनाक नहीं होती, और थोड़े ही टाइम के बाद में ब्रेन फॉग जो हट जाती है। तो मेन मुद्दा है वर्ड। आपसे पेपर में सवाल आ सकता है कि ब्रेन फॉग क्या है। तो ब्रेन फॉग जो है कोविड का एक सिम्टम्स था, जिसके अंदर में आपको याद रखने में, कंसंट्रेट करने में, ठीक है, आपकी मेमोरीज़ के अंदर में थोड़ी सी आपको एकाग्रता बनाने के अंदर प्रॉब्लम होती है, उसको ब्रेन फॉग कहते हैं। ये कोविड के कुछ महीने के बाद में जो सिम्टम्स आते थे उनमें से एक हैं, बट बाद में ये सिम्टम्स जो हैं धीरे धीरे आपके हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। What caused it? ये किसकी वजह से होते हैं दोस्तों? कहते हैं कि while कोविड में cause श्रिंकेज ऑफ सम ब्रेन एरियाज, जबकि कोविड से मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों के अंदर में सिकुड़ने का कारण जो है ये हो सकता है कि ब्रेन का कुछ भाग जो है कोविड की वजह से सिकुड़ गया हो। जैसे ब्रेन फॉग इटसेल्फ हैज नॉट बीन लिंक्ड टू द ब्रेन वॉल्यूम चेंजेस ऑन मैग्नेटिक रेजनिंग एमआरआई स्कैन। जब हमने एमआरआई स्कैन किया इनका, ठीक है, तो हमें पता चला तो ऐसा नहीं कोई दिमाग पिचक गया या दिमाग के अंदर कमी आ गई, ठीक है, दिमाग की वॉल्यूम जो है आयतन कम हो गया, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है, ऐसा कुछ बट हाँ, दिमाग का एक भाग था जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम जरूर हो जाती है, तो माना जाता है कि हो सकता है उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई है उसी की वजह से ये ब्रेन फॉग नामक जो बीमारी है उनको हो रही हो। A new case report of 2 people found that while they had normal clinical MRI findings कि उनका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्पैक्ट है, इमेजिनरी है, वो तो सेम थी, MRI कराया बढ़िया आया, बट दे हैव ऑल्सो हैड डिक्रीज इन ऑक्सीजन यूज इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड एज द सिंगुलेट कॉर्टेक्स। तो उनका दिमाग का एक हिस्सा है जिसको सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से के अंदर में पाया गया कि MRI तो नॉर्मल था, बट इस सिंगुलेट कॉर्टेक्स के अंदर में दिमाग का एक हिस्सा है, इसके अंदर में ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन होना चाहिए ना, वो सामान्य से कम हो जाता है, ठीक है, ये देखने को मिला। दिस एरिया विद इन द आपका लिम्बिक सिस्टम इज थॉट टू बी इन्वॉल्व इन अटेंशन एंड मेमोरीज। और दिमाग का यही जो हिस्सा होता है दोस्तों, दिमाग के इसी हिस्से से आप मान के चलो कि आपका जो मेमोरीज और अटेंशन है ना वो कंट्रोल होती है। यह क्षेत्र लिम्बिक सिस्टम के भीतर ध्यान और स्मृति से संबंधित होता है। तो इसके अंदर में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है, और उसी की वजह से माना जा रहा है कि जो कॉग्निटिव फॉग है, ये जो ब्रेन फॉग है, इसकी वजह है, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ लाइक सिम्टम्स जो कोविड के बाद हमें देखने को मिला है। तो ब्रेन फॉग एक टर्म्स है जो आपसे पूछी जा सकती है कि भाई रिसेंटली ब्रेन फॉग न्यूज़ में थी तो क्या थी, किससे संबंधित थी, ऐसा सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर इक्लिप्स, अभी आपने देखा था यार, सोलर इक्लिप्स हमें देखने को मिला था, ठीक है, कुछ इस टाइप से। जो सोलर इक्लिप्स था ये दो प्रकार का होता है, पार्शियल और फुल सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण,
तो सूर्य ग्रहण कब होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, इसके चारों तरफ कौन घूमती है दोस्तों? पृथ्वी। एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। तो चलो ये पृथ्वी घूम रही है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब सूर्य और आपको पता है इसके चारों तरफ भी हमारी आपका चंद्रमा घूमता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है कि नहीं घूमता? तो एक कंडीशन ऐसे आती है जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाता है, मून आ गया, ये अर्थ है हमारी। तो जब ये आएगा तो सूरज के कुछ भाग को या तो कुछ भाग को ब्लॉक कर लेगा या इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेगा। उस सिचुएशन को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। अभी था थोड़े दिन पहले, दिवाली से अगले दिन था ना, ठीक है, दिवाली से अगले दिन था सूर्य ग्रहण, था कि नहीं था? तो वो जो था वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स था, आधा सूरज ढका था, इसलिए हमने उसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा था। और पूरे में क्या होता है, पूरा सूरज ढक जाता है थोड़ी देर के लिए, पूरा सूर्य का प्रकाश। और इस बार तो दिखा भी था, जैसे ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट जो है सूरज का वो ढक गया था, तो इसको हमने पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहा था। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण। तो ये जो है पूरे यूरोप के अंदर, पश्चिमी एशिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर पूरे में देखने को मिला था हमें दोस्तों। मोस्ट ऑफ द इंडिया जो है सब में, पूरे भारत के अंदर लगभग हमें देखने को मिला था। जो दक्षिणतम भारत है उनको छोड़ दो, बाकी पूरे भारत के अंदर आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो है वो देखने को मिल सकता था। व्हाट इज सोलर इक्लिप्स? मैंने बताया यार, सोलर इक्लिप्स तब होता है दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अंडर सर्टेन अलाइनमेंट द मून पार्शियली और फुल्ली ब्लॉक द सन्स लाइट, या तो आधा या पूरे सूरज को की लाइट को ब्लॉक कर लेता है। उसी अवस्था को हमारी पृथ्वी के ऊपर थोड़ी बहुत शेडो दिखाई देती है हमें, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। आसान है। दैट इज वाई देर कैन बी ए पार्सल और टोटल सोलर इक्लिप्स। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आंशिक या पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा द्वारा सूर्य की डिस्क को कितना कवर किया हुआ है। इन अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स जब पार्शियल होता है, मतलब थोड़ा ढका होता है ना, तो ओनली एज ऑफ मून शेडो फॉल्स ऑन द, थोड़ा सा भाग जो है उसकी परछाई आपकी कहाँ पर पड़ती है? सूरज के ऊपर दिखती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर बोला। अभी ट्यूसडे को सोलर इक्लिप्स जो है वो विजिबल था। आगे बात करते हैं दोस्तों डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब जो है ना, अभी रशिया एलिगेशन लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन इज प्लानिंग टू ड्रॉप अ डर्टी बॉम्ब ऑन द रशिया, कि यूएस जो यूक्रेन है ना वो प्लान बना रहा है कि एक डर्टी बॉम्ब है और वो डर्टी बॉम्ब डालेंगे हम किसके ऊपर में? रशिया के ऊपर। अब ये डर्टी बॉम्ब क्या है? कोई गंदा बॉम्ब है कि कीचड़ में सांध के फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, या इसके अंदर में काला तेल मिला रखा है, क्या है ऐसा? डर्टी क्यों है, गंदा क्यों है? क्या यूक्रेनियन लोगों ने अपना जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो भर रखा है इसमें? होता क्या है देखो, एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो जब फटता है ना तो पूरा का पूरा मतलब शहर समा जाए उसमें, इतनी एनर्जी उसमें से एमिट होती है। लेकिन जो ये होता है ना, ठीक है, डर्टी बॉम्ब, इसके अंदर में क्या होता है? नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब होता है, वो ये RDX लगा होता है, लेकिन इसके साथ में न्यूक्लियर वेस्ट जो है, न्यूक्लियर कचरा जो है वो होता है इसके अंदर। तो जब ये बॉम्ब फटता है ना तो इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसके चिथड़े उड़ जाते हैं दूर तक। इनिशियली इतना लोगों को हानि नहीं होती जान माल की, क्योंकि जब तक लोगों को पता चलता है लोग भाग जाते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर किसी का होता नहीं, वो उस एरिया को इवैक्यूएट कर देते हैं, खाली करके दूसरी जगह में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इलाका खाली करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर फिर रेडियो एक्टिव एमिशन होने लगता है, ठीक है, और अगर कोई वहाँ रहा तो फिर कैंसर वैंसर होना तो आम बात है फिर, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके होगा, रेडियो एक्टिव एमिशंस होगा, तो वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो इसीलिए उस एरिया को खाली करना पड़ता है, क्योंकि जब ये बॉम्ब फटता है तो उससे जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट है वो चारों तरफ फैल जाता है और उससे होता है फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, और उससे बचने के लिए इलाके को खाली कराना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ पे तो इम्पैक्ट नहीं आता, जब को पता चलता है सब लोग भाग जाते हैं वहाँ से, है ना। लेकिन हाँ, वो एरिया पूरा सील करना पड़ता है, तो अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव इससे पड़ते हैं। तो ऐसे बॉम्ब को कहते हैं डर्टी बॉम्ब। तो अमेरिका, रशिया कह रहा है कि भाई यूक्रेन प्लान कर रहा है कि हमारे ऊपर एक डर्टी बॉम्ब गिराने का, ठीक है। तो ये बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, व्हाट इज डर्टी बॉम्ब एंड व्हाई इज रशिया टॉकिंग अबाउट द वन नाउ? कह रहा है कि मॉस्को हैज रिसेंटली अक्यूज दैट कीवी माइट बी प्लानिंग टू यूज अ सो कॉल्ड डर्टी बॉम्ब। मॉस्को ने हाल ही में आरोप लगाया कि कीव जो है एक तथाकथित गंदे बम का उपयोग करने वाला है। क्या है डर्टी बॉम्ब? डर्टी बॉम्ब एक कन्वेक्शनल एक्सप्लोजिव डिवाइस है, मतलब जो हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है, पारंपरिक विस्फोट जो है उपकरण वही है। इसके अंदर में विषाक्त परमाणु सामग्री जो है लगी होती है, टॉक्सिक न्यूक्लियर मटेरियल होता है बस इसके अंदर। लेकिन ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर बम नहीं है,
ये परमाणु बम नहीं है, बट इसके अंदर में टॉक्सिक जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो इसमें होता है। अ डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब इट वर्क्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एन एटॉमिक बम। जो हमारा एटॉमिक बम होता है उससे बिल्कुल अलग प्रकार से ये जो है वो काम करता है। अ डर्टी बॉम्ब यूज डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव टू स्कैटर्ड रेडियो डस्ट, स्मोक और अदर मटेरियल इन ऑर्डर टू कॉज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। कह रहा है कि जो डर्टी बम होता है ना, वो रेडियो धर्मी प्रदूषण पैदा करने के लिए, धुएं, धूल और अन्य सामग्री को बिखेरने के लिए डायनामाइट से जो है हम इसका डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वैसे ही बम फूटेगा, लेकिन बम फूटने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर जो उपस्थित रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो चारों तरफ फैल जाएगा। रेडियो एक्टिव मटेरियल की धुआं वगैरह वो चारों तरफ फैल जाएगी, और उसके फैलने की वजह से जो एरिया है वो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर लोग वहाँ रहे लंबे समय तक तो उनका शरीर उसके प्रभाव में आके विषाक्त पदार्थों से गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, वो कंटेमिनेट हो सकता है, तो उनको वो छोड़ के जाना पड़ेगा, और वो छोड़ के जाएंगे तो फिर पूरा चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इकोनॉमिक शटडाउन हो जाएगी। डर्टी बम डू नॉट क्रिएट सिटी फ्लैटरिंग बॉम्ब एक्सप्लोजन बट आर डिजाइन टू स्प्रेड टॉक्सिक वेस्ट। कह रहा कि जो डर्टी बॉम्ब होता है ना, ऐसा नहीं होता कि इससे पूरा का पूरा जो है सिटी, पूरा के पूरे शहर को इतनी एनर्जी उत्पन्न होती है कि पूरा का पूरा शहर एक बार में उड़ जाएगा ना। इससे हम टॉक्सिक वेस्ट जो है, जहरीला न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो पूरे शहर के अंदर फैल जाता है, और फिर उससे वो निकलती हैं विकिरणें, तो उससे बचने के लिए लोगों को वहां से छोड़ छोड़ के भागना पड़ता है। द इमीडिएट हेल्थ इंपैक्ट वुड प्रोबेबली बी लिमिटेड सिंस मोस्ट पीपल्स इन द अफेक्टेड एरिया वुड बी एबल टू एस्केप। मैंने बताया तत्काल स्वास्थ्य प्रभाव जो है शायद बहुत कम होगा, क्योंकि लोग वहां से छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। जब तक उनको लेथल डोज मिलेगी ना रेडिएशन की, उससे पहले वो भाग जाएंगे, बट इकोनॉमी डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि उस एरिया को पूरा शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों हम सूकापेका, आपका सूखा पाइका रिवर। ये उड़ीसा की नदी है, महानदी में से निकलती थी। तो 70 साल पहले नदी सूख गई थी, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कैनाल प्रोजेक्ट जो था वो बना दिया गया था, तो ये नदी सूख गई थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए कि भाई इस नदी को दोबारा रिवाइव करो, क्योंकि इसके बहुत इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिल रहे थे। और लोगों ने क्या किया था कि इसकी जो जगह थी उस पर अपने अपने खेतों उसमें मिट्टी डाल के खेती करने लग गए। ठीक है, ऐसा भी किया, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एनजीटी ने जो है थोड़ा सा धमकाया सबको। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसी वजह से दोस्तों अब सरकार जो उड़ीसा की गवर्नमेंट उसने प्रयास किया और दोबारा से इस नदी को रिवाइव कर दिया है, तो अच्छी चीज़ है। ठीक है आपका, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्रीदिंग लाइफ इनटू अ डेड रिवर इन उड़ीसा। Small river which stopped flowing 70 years ago in Odisha Cuttack district is set to be regenerated as the state government has started working on its revival plan following a recent direction from the National Green Tribunal. उड़ीसा के कटक जिले में 70 साल पहले बहने वाली एक छोटी नदी का कायाकल्प होना अब तय है, क्योंकि राज्य सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हालिया निर्देश के बाद अपनी पुनरुद्धार योजना पर काम करना जो है वो क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। इस नदी का नाम है दोस्तों आपका सुकापिका नदी। ठीक है, जो सुकापिका नदी है ये महानदी से ओरिजिनेट होती थी। कहाँ पर दोस्तों? आपका आयातपुर विलेज जगह है, आयातपुर विलेज। तो आयातपुर विलेज में से ये जो सुकापिका नदी है ये उत्पन्न होती थी। 27.50 किलोमीटर तक ये नदी बहती थी आयातपुर विलेज से निकल के, और उसके बाद में आगे जाके खुद ये महानदी में दोबारा से मिल जाती थी। कहाँ पर दोस्तों? आपका बंकाला। तो बंकाला में दोबारा ये नदी आयातपुर से निकलती थी महानदी से, और दोबारा से बंकाला में जाकर ये इसमें मिल जाती थी। 1950 में स्टेट वाटर रिसोर्स इंजीनियर हैड इन देयर विजडम क्लोज द सुकापिका रिवर माउथ एनेबलिंग डेवलपमेंट ऑफ दी तालंदंदा कैनाल सिस्टम, अ मेजर कैनाल ऑफ द स्टेट। 1950 के दशक में यहाँ के इंजीनियरों ने क्या किया दोस्तों? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो सुकापिका नदी है इसके जो मुंह है, जहाँ से निकल रही है उसको बंद कर देते हैं, और इसकी जगह एक बड़ी नहर बना देते हैं जिसका नाम था तलदंडा नहर। ठीक है, उन्होंने सोचा कि तलदंडा नहर बनाते हैं, और तलदंडा नहर जो है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नहर है उड़ीसा की, तो उन्होंने बंद कर दिया। दिस लेड टू द रिवर डाइंग ए पेनफुल डेथ एंड प्रोसेस हैज एग्रावेटेड बाय द एग्रीकल्चर एनक्रोचमेंट। तो जब नदी का मुंह ही बंद कर दिया जहाँ से पानी आ रहा था, तो नदी डेड हो जाएगी। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपनी खेती के लिए जगह को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ खेती करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद में पूरी नदी जो है वो डेड हो गई। अब जाके इस नदी को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली बात कर रहे हैं हॉक, HAW के एयर डिफेंस इक्विपमेंट।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये अमेरिका का सिस्टम था, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम थी, 85% एक्यूरेसी थी इनकी। जब वियतनाम के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था तब इसको मिलिट्री के अंदर में यूएसए ने इंडक्ट किया था, बट बाद में इसको फेज आउट कर दिया था। तो अभी जो है यूएसए वो प्लान बना रहा है कि इसको दोबारा से री इंडक्ट किया जाए और यूक्रेन को भेजा जाए। उनके स्टोर हाउस में पड़ी हैं, तो कह रहे हैं कि पड़ा ही तो है माल, उठा के कहाँ भेज दो, यूक्रेन को भेज दो। ठीक है, तो इसी की टाइप की एक और मिसाइल है पैट्रियट। पैट्रियट जो है उनको भी बैन, मतलब यूएस ने फेज आउट कर दिया था, बट पैट्रियट की भी डिमांड हुई कि उनको भी भेज दो, बट उनके लिए मना कर दिया यूएस ने। यूएस कह रहा है पैट्रियट नहीं, बट हम हॉक भेज देंगे। तो हॉक क्या है? यूनाइटेड स्टेट इज कंसिडरिंग रिट्रीविंग ओल्डर हॉक एयर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम स्टोरेज। हमने गोदाम में डाल रखा है हॉक मिसाइल सिस्टम को। कह रहे हैं कि यार वहाँ पे भी तो पड़ी है, एक काम करो यूक्रेन को भेज दो, क्योंकि यूक्रेन का पे ऊपर ना रशिया के ड्रोन और क्रूज मिसाइल का हमला बढ़ रहा है, तो यूक्रेन को भी मारने दो, एक दो बम फोड़ने दो उनके ऊपर में है। हॉक क्या है दोस्तों? हॉक का शॉर्ट नाम है होमिंग ऑल द वे किलर, इसका नाम है। ठीक है, हॉक का फुल फॉर्म है HAWA का, होमिंग ऑल द वे किलर। हॉक जो है एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। इट वुड बी एन अपग्रेड टू द स्टिंगर मिसाइल सिस्टम। जो अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल सिस्टम था उसका अपग्रेड वर्जन था ये, विच इज़ अ स्मॉलर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है शॉर्ट रेंज के लिए, थोड़ी दूरी के लिए। ये यूएस आर्मी के अंदर में 1959 में एंटर हुई थी, जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था। उस टाइम पे यूएस ने इसको अपनी आर्मी में इंडक्ट किया था दोस्तों, हॉक मिसाइल को। उसके बाद 1971 के अंदर में जो है इसको थोड़ा अपग्रेड किया गया, और उस टाइम पे 1 हॉक लेके आए हम, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ हॉक, जिसकी किल प्रोबेबिलिटी जो थी वो 85% थी। मतलब किसी भी टारगेट को ना 85% तो उल्टा देती थी, जब यूएस ने इसको 1971 में अपग्रेड किया। हॉक सिस्टम जो है इट वॉज प्रीडिसेसर टू द पैट्रियोटिक मिसाइल। कह रहा कि ये जो है पैट्रियट मिसाइल जो थी, इससे पहले हॉक मिसाइल आती थी, जहाँ पर आज पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, उससे पहले हॉक आती थी। तो अब जब बोला गया कि पैट्रियट भेज दो, तो अमेरिका ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि भाई पैट्रियट तो नहीं भेजेंगे, बट हाँ हॉक भेज देंगे। ठीक है, ये है। यूएस फोर्स लार्जली स्टॉप्ड यूजिंग हॉक फ्रॉम अर्ली ईयर्स ऑफ न्यू सेंचुरी। मतलब 2021वीं शताब्दी की स्टार्टिंग से उन्होंने बंद कर दिया था कि पुराना माल है, इसको अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैट्रियट रिमेन्स ऑफ द टेबल फॉर यूक्रेन। पैट्रियट को मना कर दिया कि भाई यूक्रेन में हम इसको तो नहीं भेजेंगे, बाकी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई फिर से, सर NCERT हिंदी में पढ़ाने के आपका बहुत, अरे पढ़ा दूँगा यार, पढ़ा दूँगा भाई। तुम तो एक बात के ना पीछे पड़ जाते हो यार। तुम इतनी बार ऐसा करते हो ना, फिर मेरा मन करता है कि मना ही कर दूं, फिर मैं कह देता हूँ नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा यार। दिवाली के ऊपर आधे से ज़्यादा बच्चे जो है ना, कोई छठ पूजा में व्यस्त है, कोई बिहार गया हुआ है, कोई घर गया हुआ है, कोई कुछ किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे नहीं हैं यार पूरे, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा शांति कर लिया करो यार। हैं भाई, आ जाएंगे, करा देंगे, पूरा हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। बोल तो रहा हूँ, छठ पूजा खत्म हो जाएगी इस मंथ के अंदर, नवंबर के स्टार्टिंग से पूरा टाइम टेबल तुम्हें सेट करके दे दूंगा। और क्या करूँ बताओ, और जान लोगे मेरी। बार बार पूछ रहे हो आप भी यार, अरे नहीं होगी बंद यार। ठीक है, अच्छा गाइज आपसे एक और बात मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी के ऊपर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। मेरा कोड यूज़ करना है आपको SUMIT10। देखो, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, प्लस में लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये कोर्स है सिर्फ GS के लिए। ये 1 साल की फ़ीस है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, बट ये आपको डिस्काउंट के बाद है। मेरा कोड यूज़ करने पे आपको बाकी से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। रिक्वेस्ट करूँगा जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन चाहिए प्लीज़ फॉर्म फिल करें। सीरियस स्टूडेंट प्लीज़ फॉर्म फिल करें, टीम आपसे संपर्क करके आपको बता देगी। और ऐसे वैसे लोग उसको ना भरें, नहीं तो फिर तुम फिर कहोगे कि हमारे पास दिन भर कॉल आते हैं। ठीक है, तुम खुद ही करते हो, पता है, तुम खुद ही ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों में एनरोल करते हो। ठीक है, तो फिर बाद में तुम कहते हो फ़ोन आते हैं तुम्हारे पास। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। मैं PPT अभी सेंड कर रहा हूँ आप सभी को, PDF मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।